Good morning, everyone. Good morning, everyone. Very good. हम लोग लास्ट क्लास बेसिक्स में थर्ड एलिमेंट का डिस्कशन चालू किए थे. बताइए कौन सा? कैपिटल. एसेट लाइबिलिटी के डिस्कशन के बाद कैपिटल का डिस्कशन चालू किया था. हमने कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ बात कर रहे थे कैपिटल के ऊपर. आज हम लोग कैपिटल से हटाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वगैरह करके अकाउंटिंग बेसिक्स कैसे होता है वो सीख लेंगे. उसके बाद विल गो टू द लास्ट टू एलिमेंट्स, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. नया सिलेबस तो आया नहीं और आएगा भी नहीं लगता है, क्योंकि वो बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं आपके रिजल्ट के साथ साथ नया सिलेबस का डिक्लेरेशन भी. और 1 फरवरी तक तो देखो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बिजी रहेंगी बजट में. उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5-6 दिन में कुछ आ जाएगा, जिसका चांस मेरे को कम लग रहा है. बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है. जैसा कि मैंने बोला था, विल बी स्टार्टिंग अवर फर्स्ट चैप्टर. अगर हुआ तो ठीक. फॉर एग्जाम्पल हम लोग तो पूरा पढ़ लेंगे. अगर ओल्ड सिलेबस रहा तो वो तो रहेगा ही. न्यू सिलेबस आ भी गया तो भी वो डिस्कशन मेरे को बहुत काम करेगा आगे, क्योंकि वो अकाउंट्स का बेसिक्स जैसा ही चीज है जो हम लोगों को सीखना है, और वो थोड़ा हाई लेवल वाला बेसिक्स है, तो उसको बहुत प्रॉपरली सीखना ऐसे भी पड़ेगा हम लोगों को. वैसे नए सिलेबस में मैं सिलेबस ऐसे ही देख रहा था, पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट्स ओरिएंटेड सिलेबस है. पूरा कंपनी अकाउंट्स. जो सीए इंटर के ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट्स था वो कंपनी अकाउंट्स ओरिएंटेड था, और नए सिलेबस को भी पूरा अकाउंट्स को कंपनी अकाउंट्स ओरिएंटेड रखा गया है. और जो इंटर लेवल में अभी चैप्टर्स थे वो सारे फाउंडेशन में चले जाएंगे. मतलब अब फाउंडेशन होने वाला है गजब टफ. फीस बढ़ाएंगे क्या है? हाँ, इंटर का भी कम हो जाएगा. सही बात है, कमाना तो पड़ेगा ना, पापी पेट का सवाल है. तो फाउंडेशन हो जाएगा गजब टफ और इंटर हो जाएगा गजब इजी. टोटल चैप्टर वाइज बोलूं तो 4 से 5 चैप्टर अकाउंट्स में रहेंगे, और बाद बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वेटेज को बढ़ाया गया है, और पहले इंटर के सिलेबस में तकरीबन 22-23 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे दोनों ग्रुप मिला के. अब सारे के सारे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिलेबस में डाल दिए जाएंगे. तो एज सच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाइज सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, बट जो चैप्टर वाइज काम है वो हमारा कम हो गया. मतलब अब हम लोगों को ज्यादा कंसंट्रेशन, जो मैं हमेशा बोलता हूं आपको, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर करना है. तो नया सिलेबस आएगा तो एक पढ़ाई का अलग अंदाज रहेगा, मजा आएगा. और पुराना रह गया तो जैसा था वैसा करेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग था अपने आप में. बट नए सिलेबस में ये चेंजेस की गई है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बिकम 55 to 60% ऑफ द सिलेबस, एंड बैलेंस चैप्टर्स विल बी 45 to 40% ऑफ द सिलेबस. अब जो आएगा देखेंगे. फॉर द टाइमिंग मेरे को लगता है नवंबर 2023 का एग्जाम ओल्ड सिलेबस में ही कंटिन्यू होगा. ओल्ड सिलेबस में ही कंटिन्यू होगा फॉर द टाइमिंग, मेरे को ऐसा लगता है. और तुम लोगों का रिजल्ट फरवरी फर्स्ट वीक में आएगा, ठीक है ना. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अब जनवरी एक हफ्ता और तुम लोग को थोड़ा टेंशन लेना पड़ेगा. ऐसे कभी कभी लगता है ना जल्दी आ जाए और खत्म हो जाए बात, अल्लाह जो पास फेल देख लेंगे, बट जल्दी निकालो. वैसा नहीं होगा. 30 अभी टाइम लगेगा. आपका एग्जाम ही तो अभी कितना दिन हुआ? एग्जाम कोई आपका 1 महीना पूरा नहीं हुआ है. 22 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ था, 20 तारीख को कंप्लीट हुआ था. 1 महीना समथिंग डेज हुआ है. 5-7 दिन 10 दिन में आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है. रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा तुम लोग का. पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है. तुमसे नहीं, अपने आप से. तुम लोग चलो देखेंगे अपने वो भी. आइए डिस्कशन चालू करते हैं हम लोग. कैपिटल के अलग अलग नाम हमने बताए थे. इक्विटी, नेट एसेट, नेट वर्थ. कैपिटल का जनरल डेफिनेशन जो बच्चा जानता है, जो आप जानते हो, वो ये है: द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. बट ये अधूरा डेफिनेशन है. हम लोग बोलते हैं कैपिटल को समझना है तो आप 2 तरीके से समझ सकते हो. एक तरीका हो गया ओनर से रिलेटेड कितना रुपया बिजनेस के पास पड़ा है,
ओनर से रिलेटेड, कितना रुपया बिजनेस के पास पड़ा है। जहां पर हम लोग दो चीज को कंसीडर करते हैं, एक तो जो ओनर का लगाया हुआ पैसा है वो, और दूसरा जो पैसा बिजनेस ने कमाया बट अभी तक ओनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व्स। तो जो हम लोग कैपिटल शब्द का बात कर रहे हैं, जनरली जब बचपन में कैपिटल अकाउंट बनाते थे, वो कैपिटल होता था ओनर ने कितना पैसा लगाया है। उस कैपिटल अकाउंट में अगर आप याद करो ना, तो ईयर एंड पर जाके हम लोग प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग्स को भी एडजस्ट करते थे। प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग्स को मतलब जो वो लगाया वो तो है ही है, उसमें से जो बिजनेस कमाया वो भी ऐड करते थे। अगर वो कुछ विड्रॉ कर लिया था तो उसको लेस करते थे। याद करना, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स करके हम लोग कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करते थे। दिस इज एक्चुअली द अमाउंट विच पर्टेन्स टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, विच पर्टेन्स टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, और इसी अमाउंट को हम लोग कैपिटल बोलते थे। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में क्या होता था, जो भी प्रॉफिट कमाते थे हम लोग सारा प्रॉफिट एक बार कैपिटल अकाउंट यानी ओनर के अकाउंट में इंक्लूड कर देते थे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने डिसीजन लिया हो, कुछ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट हम इमीडिएटली नहीं बांटेंगे, उसको फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए प्लॉ बैक करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व, और बाद में जब हमारा हिसाब करने का समय आएगा तो वो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो वो रिजर्व कभी कभी बना लेते थे, बनाया हुआ रहता था। अदरवाइज हम लोग क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट्स रहता था वो सारा का सारा प्रॉफिट्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे। So capital is actually the total amount which is available for the owners of the business, which includes two things. Number one, amount invested by the owner, and number two, amount earned by the business and not distributed till date. ये हो गया कैपिटल का पहला सोचने का तरीका। अगर कंपनी में आओगे ना तो यही कैपिटल तुमको दो पार्ट में अलग अलग दिखाई देगा। एक होगा शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी का कैपिटल होता है शेयर कैपिटल, उसकी अकाउंटिंग हम लोग अलग से फेस वैल्यू पर करते हैं, और जो प्रॉफिट्स कंपनी अर्न करता है वो सारा हम लोग अलग से रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं। तो अगर कोई कंपनी के केस में तुमसे पूछे कंपनी का इक्विटी कितना है, नेटवर्थ कितना है, कैपिटल कितना है, तो तुम इन दोनों चीज को एड अप करके बोलोगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्योंकि शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग टेक्निक यही है कि हम लोग उसमें कभी भी प्रॉफिट्स ऐड नहीं करते, वो हमेशा फेस वैल्यू पर अकाउंट फॉर होता है। जो भी प्रॉफिट्स कंपनी कमाती है वो हमेशा अलग से रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो किया जाता है। दूसरा डेफिनेशन मैंने दिया था, कैपिटल इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आप अपने बिजनेस के जो टोटल एसेट्स आपके पास अवेलेबल है, इससे अगर आप आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो, हटा दो, फिर जो बचेगा वो सारा किसका है? ओनर्स का है। और यही ओनर का पैसा को हम लोग कैपिटल या इक्विटी भी बोलते हैं, क्योंकि कैपिटल रेसिडुअल इंटरेस्ट है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कैपिटल इज नॉट अ लायबिलिटी और एन ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस। कैपिटल एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें बिजनेस का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको पैसा फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। बिजनेस बोलता है रहा तो चुका देंगे, नहीं रहा तो मांगने मत आइएगा। तो अगर कोई तुमसे कैपिटल और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस पूछे, द बेस्ट डिफरेंस इज लायबिलिटी के पीछे हमेशा एक ऑब्लिगेशन होता है टू पे, बट कैपिटल में देयर एग्जिस्ट नो ऑब्लिगेशन टू पे। एक चीज और सिखा रहा था, इसी कारण से आजकल जो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट इज नो लॉन्गर ट्रीटेड एज अ कैपिटल, दैट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। इन डेज में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैज बीन गिवन the author of a liability and not a capital। बट पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या मानते हैं? कैपिटल ही मानते हैं, क्योंकि हम इंटर लेवल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डील करेंगे, इन डेज से डील नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी कैपिटल का इज्जत देना पड़ेगा, जबकि उसमें कैपिटल होने की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। उनको फिक्स्ड डिविडेंड चाहिए हर साल के एंड पे। नंबर 2, जब 5 साल 10 साल खत्म हो जाएंगे तो उनको अपना पैसा भी वापस चाहिए। जो आदमी ये बोल के पैसा लगाता है कि मेरे को मेरा पैसा समय से वापस कर देना, दैट कैन नॉट बी दी ओनर, दैट कैन ऑलवेज बी अ क्रेडिटर और अ लेंडर। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इन डेज में कैपिटल का दर्जा नहीं दिया गया है, दैट इज ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या लायबिलिटी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। डन है क्या यहां तक बात? बट इसमें ना डिस्कशन बहुत डीप है।
अभी मैं प्रेफरेंशियल कैपिटल एज पर इंड एस आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग डिस्कशन। जैसे अगर सर प्रेफरेंशियल फ्यूचर में कन्वर्टिबल हुआ, तो अगर कन्वर्टिबल हुआ तो फिर वो इक्विटी माना जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहां चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन दैट। एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी का डिफरेंस इज वेरी ह्यूज। एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक इट इज बियरिंग। अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि वो पैसा मांगने नहीं आएगा तो फिर वो इक्विटी माना जाएगा। अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि वो समय के बाद पैसा मांगने आएगा तो फिर वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाएगा। अभी के लिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैपिटल ही बुलाएंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट में भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैपिटल की इज्जत दी गई है। सेक्शन 43 है कंपनीज एक्ट का, विच डिस्कसेस अबाउट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। वो एक इक्विटी शेयर कैपिटल बोलता है और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलता है। यहां तक बात क्लियर था? तो सुनना, दो डेफिनेशन हो गए, एक तो ओनर का लगाया हुआ पैसा प्लस बिजनेस का कमाया हुआ पैसा, इट इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। दूसरा, रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज। यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। कैपिटल का अकाउंटिंग बिल्कुल लायबिलिटी जैसा ही होता है। ये लायबिलिटी है नहीं, बट लायबिलिटी जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक वही है अकाउंटिंग वाइज। तो अगर कोई कारण से आपका बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होता है, आप कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और कोई कारण से अगर कैपिटल डिक्रीज होता है या कैपिटल को कम करना है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन होगा तो क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है। प्रॉफिट्स कमाएंगे तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ड्रॉइंग्स करेंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको पता रखनी है। पहले बताइए, इतने दूर तक सबको क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो बच्चों ने मेरे को बोला था, सर ये आप करना, इस पे हमें कंफ्यूजन रहता है, रिजर्व्स वर्सेस प्रोविजंस। एक डिस्कशन है रिजर्व्स वर्सेस प्रोविजंस। रिजर्व बताइए किस चीज का एलिमेंट है, लायबिलिटी या कैपिटल? कैपिटल। ये कैपिटल का एलिमेंट है, जबकि प्रोविजन लायबिलिटी का एलिमेंट है। तो जो एक डिफरेंस है वो तो आपको याद रहना ही चाहिए कि प्रोविजन में देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे, वेयर एज रिजर्व्स में देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे। बट ये मेजर डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस है ये दोनों क्यों बनाए जाते हैं उसको लेकर। प्रोविजन हम लोग बनाते हैं हमेशा फोरसीएबल लायबिलिटीज के लिए, जो आज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट जो फोरसी कर पा रहा हूं, जिसका ऑब्लिगेशन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आ गया, कर्मकांड मैंने ऑलरेडी कर दिया, ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुका है, मेरे को लगता है ये ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर आ सकता है, इसकी चांसेस भी अच्छी है। जब ऐसा कोई ऑब्लिगेशन आपको आपके ऊपर आते हुए लगता है तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन। प्रोविजन इज ऑलवेज क्रिएटेड या ऑलवेज सेटिंग असाइड ऑफ प्रॉफिट्स फॉर अ नोन लायबिलिटी, फॉर अ नोन लायबिलिटी। नोन है, बस सर्टेनिटी का थोड़ा सा चक्कर है। प्रोबेबल है आउटफ्लो होगा या नहीं होगा, प्रोबेबल मतलब मोर लाइकली देन नॉट। अच्छा चांस है कि आउटफ्लो हो सकता है, बट कुछ ऐसा भी चांस हो सकता है फ्यूचर में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्रोडक्ट पर कस्टमर को वारंटीज दे रखी है, एक साल के अंदर कुछ भी होगा तो आप आइएगा, हम ठीक करके देंगे। मैं उस वारंटी का प्रोविजन भी अपने बुक्स में बनाता हूं, कंसीडरिंग दी एस्टिमेटेड लायबिलिटी जो मेरे ऊपर आ सकती है। बट क्या हुआ पता है, एक चमत्कार हो गया, एक साल गुजर गया और लास्ट ईयर का बेचा हुआ माल में एक जन भी आया नहीं, कंप्लेन नहीं किया, प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट निकला, किसी को भी एक साल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैंने एक प्रोविजन वारंटी का बना रखा था, बट नेक्स्ट ईयर जाके देखा वो काम ही नहीं आया, क्योंकि डिफेक्ट्स निकले ही। तो यहां पे जो है ये ऑब्लिगेशन है, ये लायबिलिटी, बस अनसर्टेनिटी है थोड़ा सा। पहला अनसर्टेनिटी आउटफ्लो होगा या नहीं होगा, दूसरा अनसर्टेनिटी कितना होगा। जब ऐसी अनसर्टेनिटी रहती है बट मेरे को लगता है आउटफ्लो का चांसेस आर मोर, तो मैं उसके लिए प्रोविजन बनाता हूं। सो प्रोविजन इज ऑलवेज क्रिएटेड फॉर एन ऑब्लिगेशन, बट रिजर्व्स आर नेवर क्रिएटेड फॉर ऑब्लिगेशंस। रिजर्व होता है सेटिंग असाइड प्रॉफिट्स, क्या बोलते हैं, सेटिंग असाइड प्रॉफिट्स फॉर आइदर
expansion or future contingencies, expansions or future contingencies, or for some known liabilities, or for some known liabilities or events जो बिजनेस में होने वाला है. हाँ, लाइबिलिटीज के लिए मतलब इसको लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए नहीं बना रहे, ये ऑब्लिगेशन के लिए नहीं बना रहे, बस कुछ इवेंट्स फ्यूचर में हो सकते हैं या होंगे जिनके लिए हम पहले से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट सेट असाइड कर रहे हैं ताकि पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म ना कर दिया जाए. रिजर्व्स होता है सेटिंग असाइड ऑफ प्रॉफिट्स फॉर नंबर 1 expansion or future contingencies, expansion और future contingencies. नंबर 2 for some known obligation जिसके लिए मेरे को एक्ट बोलता है या कोई बोलता है कि आप सारा का सारा प्रॉफिट्स बांट के खत्म मत करो, आपको फ्यूचर में अपने ऑब्लिगेशंस भी चुकाने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक पापा का कर्तव्य होता है, पापा कमाते हैं मान लो 5 लाख रुपया, एक पापा का कर्तव्य है कि वो पूरा का पूरा पैसा अपने खाने पर खर्च ना करे, कुछ पैसा घर को चलाने में खर्च करे और कुछ पैसा सेव करे ताकि फ्यूचर में जो उनका फ्यूचर जनरेशंस का पढ़ाई है, लिखाई है, शादी वगैरह करना है, उसके लिए भी सेव किया. तो एक फ्यूचर सोच को रख के, एक फ्यूचर इवेंट को देखकर मैंने कुछ प्रॉफिट से सेट असाइड कर लिया सो दैट मैं उनको इमीडिएटली यूज या कंज्यूम ना करूं एंड फ्यूचर में उन इवेंट्स करते समय मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो. जब आप ऐसे चीज के लिए प्रॉफिट्स को सेट असाइड करते हो, दैट इज नोन एज अ रिजर्व. तो प्रोविजन के पीछे हमेशा ऑब्लिगेशन होगा, रिजर्व के पीछे ऑब्लिगेशन नहीं होगा. या तो मैं इसको फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए बना रहा हूं या कोई नॉन लाइबिलिटी के लिए सेट असाइड कर रहा हूं ताकि मैं सारा का सारा अभी कंज्यूम करके, यूज करके प्रॉफिट्स को खत्म ना कर दूं. इसीलिए रिजर्व्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्री रिजर्व्स, एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स. फ्री रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जिनके पीछे कोई कंडीशन ऑफ यूज दिया हुआ नहीं रहता, आपको जैसे यूज करना है वैसे आप यूज कर सकते हैं. आपने प्रॉफिट क्या किया, प्रॉफिट कमाया 10 करोड़ रुपया, आपने बोला 20 लाख बांटेंगे, 80 लाख रखेंगे. मैंने बोला क्यों रखना चाहते हो, बोला फ्यूचर में कोई भी काम आएगा ना, इस प्रॉफिट से हम लोग वो काम कर पाएंगे. क्या आपने डिसाइड किया कोई पर्टिकुलर काम? नहीं. आपने बोला कोई भी काम आएगा मैं उसके लिए प्रॉफिट यूज कर सकूं, इसीलिए मैं अभी सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म नहीं करूंगा. हो सकता है फ्यूचर में बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, बार बार लोन लेके, कैपिटल लेके पैसा लाएंगे, उसका कॉस्ट लगेगा. मेरे पास अगर प्रॉफिट कमाया हुआ है तो मैं उसको सेट असाइड करता हूं, बचाता हूं, ताकि कभी पैसे का दरकार पड़े तो मेरे को बार बार हाथ फैलाना ना पड़े. तो मैंने फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए सेट असाइड कर दिया, बट उसका कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं था. जो चीज के लिए भी काम आएगा मैं उसको यूज कर सकता हूं. ऐसे रिजर्व को हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व्स. एग्जाम्पल के लिए जो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, या आपका जनरल रिजर्व्स जो होता है, उनको हम लोग फ्री रिजर्व्स मानते हैं, क्योंकि इनके पीछे कोई स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन या कोई स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ यूज नहीं है. आपको जैसे यूज करना है आप वैसे उसको यूज कर सकते हैं. स्पेसिफिक रिजर्व में क्या होता है सर, जिस रिजर्व का स्पेसिफिक कंडीशन हो यूज का, जिसको आप कुछ पर्टिकुलर काम के लिए यूज कर सकते हैं, हर चीज के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेगा. जैसे एग्जांपल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बचपन में पढ़ाए थे सेक्शन 52. सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रॉफिट है ना, उसका सिर्फ 5 यूज है. BPDBP, बोनस, बाईबैक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स डिबेंचर, डिस्काउंट और एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. BPDBP अपने बचपन में पढ़ते थे, मैं वापस पढ़ाऊंगा, आएगा अपने कंपनी लॉ में आएगा, कंपनी अकाउंट्स में भी आएगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम, दादाजी का डबल BP. सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐसा एक रिजर्व है, ऐसा एक प्रॉफिट है जिसको आप हर काम के लिए यूज, वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज होगा. क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व. कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स या कैपिटल नेचर के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उनका सिर्फ एक काम होता है, उनसे आप कैपिटल लॉसेस के राइट ऑफ कर सकते हो. तो कैपिटल प्रॉफिट से आप कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर सकते हो, तो वो भी सिर्फ स्पेसिफिक रिजर्व है, उसको कोई भी काम में आप यूज नहीं कर सकते. एक आप रिजर्व सुनोगे मेरे से, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हम लोग बनाते हैं सो दैट फ्यूचर में हम लोग डिबेंचर्स को स्मूथली रिडीम कर सके, फ्यूचर में कोई पंगा ना हो पैसा लाते समय, इसीलिए हम लोग DRR बनाते हैं. तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी एक ऐसा रिजर्व है जिसको हमने स्पेसिफिक इंटेंशन से बनाया है. क्या इंटेंशन? फ्यूचर में डिबेंचर्स का रिडेम्पशन स्मूथली किया जा सके.
जब स्पेसिफिक इंटेंशन या स्पेसिफिक यूज के लिए कोई रिजर्व बनता है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रिजर्व। जो रिजर्व का कोई स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ यूज नहीं रहता उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। एक्ट ने पता है क्या डेफिनेशन दिया? बोला एनी रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। जो रिजर्व डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल हो उसको फ्री रिजर्व बोलेंगे। डिविडेंड बांटना ना प्रॉफिट का लास्ट काम होता है। तुम प्रॉफिट से सब कुछ करने के बाद लास्ट में करोगे क्या? सर मालिक को बांट देंगे। तो डिविडेंड बांटना इज द लास्ट काम जो आप एक प्रॉफिट के साथ जनरली करते हो। अगर कोई रिजर्व ऐसा है जिससे तुम डिविडेंड बांट सकते हो, मतलब तुम उससे कोई भी काम कर सकते हो। वो कौन सा रिजर्व हो गया? फ्री रिजर्व। बट अगर जो रिजर्व ऐसे हैं जिनका स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ यूज है, जिससे आप डिविडेंड बांट नहीं सकते, उनको हम लोग फिर कौन सा रिजर्व बोलेंगे? स्पेसिफिक रिजर्व। तो अब प्रोविजन और रिजर्व के बारे में ध्यान रखिए। प्रोविजन हैज ऑलवेज एन ऑब्लिगेशन विथ इट, जिसको आपको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। रिजर्व्स के पीछे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। रिजर्व आर सेटिंग असाइड प्रॉफिट फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज, फ्यूचर इवेंट्स, फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस एक्सेट्रा। रिजर्व दो टाइप के होंगे, फ्री रिजर्व्स और स्पेसिफिक रिजर्व। अब एक जो बहुत बड़ा मिथ बच्चे के दिमाग में होता है, मेरे को बताना, मान लो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 80,000 का बैलेंस दिख रहा है, 80,000 का बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, 80,000 का बैलेंस दिख रहा है। ये वो प्रॉफिट है जो मैंने कमाया है बट बांटा नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे पास 80,000 रुपया कैश है जो मैं फ्यूचर में यूज कर सकता हूं। क्यों? मतलब समझ में नहीं आया। मैं प्रॉफिट तो अक्रूवल बेसिस पे ही निकाला हुआ होगा ना। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वापस बोल रहा हूं। मेरे पास 80,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, 80,000 का बैलेंस दिख रहा है। डज दिस मीन कि मेरे पास 80,000 रुपया कैश है जो मैं फ्यूचर में किसी भी काम के लिए यूज कर सकता हूं? क्यों? नॉन कैश आइटम भी होता है। देख बच्चा क्या बोल रहा है, सर प्रॉफिट 80,000 का बैलेंस है मतलब 80,000 कैश भी आपके पास हो जरूरी? सर 80,000 जनरल रिजर्व है मतलब 80,000 कैश भी हो आपके पास जरूरी? रिजर्व कोई गुल्लक नहीं है जिसके अंदर तुम पैसा अलग करते हो। रिजर्व सिर्फ एक बुक एंट्री है। क्या है? बुक एंट्री। वर्ड समझो, बुक एंट्री मतलब सर सिर्फ बुक्स में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बुक्स में दिख रहा है। उसके पीछे कोई रियल पैसा मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है। सर जो हम लोग प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं वो अक्रूवल बेसिस पे निकलता है। जरूरी थोड़ी 80,000 का प्रॉफिट मतलब 80,000 कैश भी मेरे पास पड़ा हो। और सर अगर आया भी होगा तो जरूरी थोड़ी है वो कैश के ही रूप में पड़ा हो। माल खरीद लिए होंगे वापस बेचने के लिए, कुछ प्रॉपर्टी खरीद लिए होंगे, कुछ फिक्स्ड एसेट में लगा दिए होंगे। आज मैं बोलता हूं मैंने इस साल 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो तुमको 2 करोड़ रुपए मेरे पास कैश दिख जाएगा? सर जरूरी नहीं है। हो सकता है 2 करोड़ में 50 लाख रुपए आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया हो, तो सर वो शेयर्स में दिखेगा। रिजर्व्स के अगेंस्ट एसेट्स आपको जरूर दिखाई देंगे बट वो कैश के रूप में हो जरूरी। जब मैं बोलता हूं ना सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 चीज में यूज हो सकता है, तो बच्चा का दिमाग ऐसा चलता है जो पैसा आया है वो सिर्फ 5 काम के लिए यूज कर सकते हैं। आंसर इज नो। पैसा आप किसी भी काम के लिए यूज कीजिए, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने 10 रुपए का शेयर 15 रुपए पे इशू किया, मान लो एक शेयर इशू किया 10 वाला 15 रुपए पर, 10 रुपया हो गया कैपिटल और 5 रुपया हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो 5 रुपया है ना, रुपया कैश, वो तुम कोई भी काम में यूज कर सकते हो। बोनस में तो रुपया का दरकार ही नहीं है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज बोनस क्यों है? बोलता है जो पैसा है वो बिजनेस में जहां भी यूज करना चाहे वहां कीजिए, बट जो रिजर्व का बैलेंस आपने क्रिएट किया है वो बैलेंस, वो प्रॉफिट सिर्फ कुछ ही जगह यूज हो सकता है, वो प्रॉफिट हर जगह यूज नहीं हो सकता। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम को जब आप रिकॉर्ड करते हो इसके 2 एस्पेक्ट सुनो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब पैसा आया, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो एक एस्पेक्ट है पैसा आया, ये पैसा जहां यूज करना है वहां पर यूज करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। बट दूसरा एस्पेक्ट है प्रीमियम का प्रॉफिट दिखाया, ये प्रॉफिट सिर्फ कुछ ही जगह पर यूज कर सकते हो, हर जगह यूज नहीं कर सकते। बच्चे को जब मैं बोलता हूं ना सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 जगह यूज होता है, तो वो ये सोचता है उसका पैसा 5 जगह यूज होता है। अरे भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा बिजनेस में कहीं पर भी यूज हो सकता है। तुमने शेयर इशू किया, पैसा आया, अब तुम इससे फिक्स्ड एसेट खरीदना चाहो खरीद लो, तुम इससे इन्वेंट्री खरीदना चाहो खरीद लो, तुम इससे कोई लाइबिलिटी पे करना चाहो कर दो, कोई प्रॉब्लम
नहीं है। बट जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का प्रॉफिट बैलेंस है ना, वो सिर्फ 5 जगह ही यूज हो सकता है। कभी भी कोई भी बच्चा ये चीज गलती ना करे कि रिजर्व्स हैज कैश इनसाइड इट। रिजर्व के अंदर कोई कैश नहीं होता, वो सिर्फ एक नाम है, एक प्रॉफिट है। जो उसका पैसा इन्वेस्टेड है वो एसेट्स में इन्वेस्टेड है। हो सकता है वो फिक्स्ड एसेट हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो स्टॉक हो सकता है वो डेटर हो सकता है वो कैश हो, कुछ भी हो सकता है। बट जरूरी नहीं है कि वो कैश में ही मेरे पास पड़ा हुआ होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं डीआरआर को यूज करना है डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि डीआरआर का पैसा है, पैसा है ही नहीं, आपने तो खाली प्रॉफिट सेट असाइड किया था। पैसा सेट असाइड ही कहां किया? आप जर्नल एंट्री करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, आपने प्रॉफिट को सेट असाइड कर लिया। क्यों किया पता है? ताकि अब मैं इस प्रॉफिट को बांट ना दूं। आप प्रॉफिट को सेविंग्स क्यों करते हैं हम लोग? फ्यूचर कंटिंजेंसी के लिए। फ्यूचर में क्या दिख रहा है कि एक डिबेंचर का बड़ा पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं प्रॉफिट्स की सेविंग कर रहा हूं सो दैट मैं ये सारा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में ना बांट दूं। अगर मैं सारा प्रॉफिट बांट दूंगा, जिस दिन डिबेंचर का पेमेंट का डेट आएगा मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। बोलते हैं प्रॉफिट जो कमाते जा रहे हो ना, उसका एक हिस्सा बचा के रखो, ये फ्यूचर में काम आएगा। अगर वो काम कहीं बताया हुआ है तो वो फिर स्पेसिफिक रिजर्व, अगर उसके काम के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है तो वो फ्री रिजर्व्स। So always remember, reserves has no cash inside it. पर तुमको पता है कुछ कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हम रियल इन्वेस्टमेंट्स करके रखते हैं सो दैट फ्यूचर में उस ऑब्लिगेशन को, जिस काम के लिए वो रिजर्व बनाया, उसको स्मूथली किया जा सके। जैसे एग्जांपल याद करना, बिल्डिंग फंड सिखाया था। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड क्या था सर? एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक बिल्डिंग बनाना चाहता है। अब उसके लिए वो डोनेशन ले रहा है, डोनेशन। जैसे तिरुपति मंदिर में एक धर्मशाला बनवाना है, अब तिरुपति मंदिर वाले क्या है, एक डोनेशन एक छोटा सा स्टॉल लगा लेते हैं मंदिर के पास कि कोई भी दर्शनार्थी अगर चाहे कि कंट्रीब्यूट करना चाहे, मंदिर के पास एक धर्मशाला बने, लोगों का कल्याण हो, जन जन कल्याण हो, तो वो कुछ कुछ पैसा अपना डोनेट कर सकता है। कोई 10,000 करता है, कोई 5,000 करता है, कोई 10 लाख करता है, कोई 2 लाख करता है, कुछ भी करो आप, जो डोनेट करना चाहे कीजिए। ये जो भी पैसा आएगा हम इसके लिए क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसके लिए ना एक फंड बना लेता हूं जिसको हम लोग बिल्डिंग फंड बोलते हैं। अब फंड में जो भी डोनेशन आ रहा है उसका एंट्री देखो मैं क्या कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। तो एक मैंने रिजर्व क्रिएट कर लिया और एक मेरे पास पैसा आ गया। ये सारा पैसा हम लोग एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखते हैं और उससे सिर्फ एक ही काम होता है, बोलो क्या, बिल्डिंग बनवाना। आप दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते। सर मान लो पैसा आइडल पड़ा है, 50 करोड़ रुपया आया हुआ है, अभी 1 साल में 2 करोड़ रुपया लगेगा, 48 करोड़ का क्या करे, इन्वेस्ट कर दो। इस फंड के अगेंस्ट तुमको एकदम क्या दिख रहा है, कैश दिख रहा है जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि उस पैसे से सिर्फ वही काम हो सकता है और कोई काम नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई रिजर्व बना रखे हो जिसके साथ तुम्हारे पास कैश पड़ा हुआ है, फिर उस रिजर्व को हम लोग रिजर्व नहीं बोल के फंड नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंड। जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को ना बहुत लोग डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी बोलते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट का रूल है, रिजर्व प्रॉफिट सेट असाइड करने के बाद आपको उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में आपके पास रियल कैश हो जिससे आप डिबेंचर को फ्यूचर में रिडीम कर सको। अगर कोई रिजर्व ऐसा है जिसके अगेंस्ट रियल कैश भी आप सेट असाइड कर रहे हो, तो फिर वो रिजर्व नहीं कहलाता, वो रिजर्व फंड बन जाता है। अ फंड ट्रीटेड एज बोथ लाइबिलिटी एंड रिजर्व। रिजर्व्स में भी फंड होता है, लाइबिलिटी में भी फंड होता है। जैसे एक आपने सुना होगा रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी फंड। हमारे इंप्लॉइज है, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, फ्यूचर में रिटायर करेंगे। जब रिटायर करते हैं ना तो हमें ग्रेच्युइटी का पेमेंट करना पड़ता है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। 20 साल 25 साल 15 साल काम करके जा रहा है, अब उसका रिटायरमेंट का भी तो तुमको ख्याल रखना, क्योंकि वो अपना जिंदगी तो तुम्हारे यहां दे दिया। अब उसको तुम अगर कुछ ख्याल नहीं रखोगे तो फ्यूचर में वो जिंदगी कैसे चलाएगा। जैसे पेंशन समझते हो, पेंशन, वैसे ही ग्रेच्युइटी भी होता है। पेंशन क्या होता है, हर महीना हर साल मिलता है। ग्रेच्युइटी क्या होता है, एक बार में लमसम दे देते हैं, तुम ले जाओ, अब इससे तुम अपनी जिंदगी चलाओ। वो क्या करता है, ग्रेच्युइटी ले जाके सीधा फिक्स डिपॉजिट वगैरह में डाल देता है और उस ग्रेच्युइटी से हर साल थोड़ा थोड़ा ब्याज आता है, जिससे वो कमाई भी करता है, घर भी चलाता है और सारा काम भी चलता है। अब ये जो रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी फंड है ये लाइबिलिटी है, क्योंकि इसके पीछे एक ऑब्लिगेशन है कि हमको फ्यूचर में ग्रेच्युइटी का पेमेंट करना पड़ेगा।
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड इज अ लाइबिलिटी, बट वो भी फंड है, पता है क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट भी ये लोग रियल कैश सेट असाइड करते हैं ताकि फ्यूचर में ग्रेच्युटी का पेमेंट हो सके। मैंने बोला सैलरी दो पार्ट में देना है, कुछ कुछ तो हर महीना जो काम करेगा तब देना है, और बाद बाकी अक्यूमुलेट करके जब रिटायर होगा तब देना है। जो फ्यूचर में देना है उसके लिए भी तो आज सेविंग करना पड़ेगा, नहीं करेंगे फ्यूचर में रिटायर होगा, 50 लाख रुपया देना होगा, पैसा कहां से आएगा? तो उसके लिए भी हम लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेट असाइड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट वी अर्न रिटर्न, और हमारे पास उतना पैसा हो कि फ्यूचर में हम उसका पेमेंट कर सके। कभी कोई मेट्रो वगैरह में आते जाते तुमको दिखेगा LIC का ना ग्रेच्युटी स्कीम्स होता है फॉर बिजनेस एंटिटीज। कोई बिजनेस एंटिटी अपने इंप्लॉइज को फ्यूचर में ग्रेच्युटी पेमेंट करना चाहता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलता है आप हमें कंट्रीब्यूशन दीजिए, हम आपका पैसा सेफ रखेंगे, इस पर आपको इंटरेस्ट जनरेट करके देंगे ताकि फ्यूचर में आप अपने रिटायरमेंट का ग्रेच्युटी इजीली पेमेंट कर सको। आप खुद मेंटेन करना चाहो तो फंड खुद मेंटेन कर लो, आपसे मेंटेन नहीं होता तो आप उसको इंश्योरेंस कंपनीज को दे दो, वो आपके लिए पैसा मेंटेन करके फ्यूचर में रिटायरमेंट ग्रेच्युटी देगी जो आप अपने इंप्लॉइज को पेमेंट कर सकते हो। But that gratuity fund is a liability because that has an obligation that cannot be treated as a reserve. Debenture redemption is a reserve, whereas retirement gratuity fund is a liability because उसके पीछे obligation exist. सर डिबेंचर रिडेम्पशन के पीछे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेशन डिबेंचर के नाम से ऑलरेडी दिख रहा है। ऑब्लिगेशन तेरी बैलेंस शीट में अलग से डिबेंचर दिख रहा है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक ऑब्लिगेशन नहीं है, वो तो सिर्फ प्रॉफिट ना बांट पाओ पूरा उसके लिए हमने अलग से रिजर्व बना लिया। हम लोग रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि पूरा का पूरा प्रॉफिट हम लोग डिविडेंड्स की तरह बांट के खत्म ना कर दें। जैसे ही आपने रिजर्व में सेट असाइड कर लिया, अब ये प्रॉफिट आप सिर्फ उसी काम के लिए यूज करोगे, आप इस प्रॉफिट को बांट नहीं सकते। इसीलिए दो वर्ड होता है पता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सरप्लस मतलब PL अकाउंट का बैलेंस। इट इज द प्रॉफिट विच यू हैव अर्न्ड एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड नॉट येट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। समझो, PL अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है? जो प्रॉफिट आपने कमाया, बांटा नहीं और किसी रिजर्व में भी ट्रांसफर नहीं किया, उसको PL अकाउंट का बैलेंस बोलते हैं। दैट इज नोन एज सरप्लस। और रिजर्व होता है जब आप प्रॉफिट को ट्रांसफर करके किसी दूसरे स्पेसिफिक अकाउंट में रख दो, उसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं। ये रिजर्व फ्री भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया तो फिर वो फ्री है, बट अगर आपने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया तो वो स्पेसिफिक है। बच्चे को ना ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में पता नहीं होता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड सरप्लस? सरप्लस रेफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, दैट इज ऑलवेज फ्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस किसको बोलते हैं? आपने 1000 रुपया मान लो कमाया, उससे 100 रुपया डिविडेंड बांटा, कितना बचा? 900। उससे 50 रुपया किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया, कितना बचा? 850। ये 850 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस या सरप्लस बोलते हैं। ये पैसा ना आपने अभी तक बांटा है, ना किसी रिजर्व में सेट असाइड किया है, ये आपके पास अवेलेबल है, इसको जैसे यूज करना है वैसे यूज कर सकते हो। जो बांट दिया वो किसके पास चला गया? मालिक के पास चला गया। और जो रिजर्व में ट्रांसफर किया है उसमें दो टाइप के रिजर्व हो सकते हैं, फ्री एंड स्पेसिफिक। ये पूरा स्टोरी है रिजर्व्स के बारे में। रिजर्व बनना कहां से शुरू होता है पता है? व्हेन यू अर्न प्रॉफिट। एक रिजर्व ऐसा है सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला, विच इज नॉट अर्नड। जो आप शेयर इश्यू करते हो तो आपको आता है, ये आपने कमाया, शेयर इश्यू करके जनरेट किया है। इसीलिए जब शेयर का बाईबैक होता है ना, पैसा वापस लौटाते हैं, उसमें हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये पैसा आया कहां से था? शेयर इश्यू करके। तो अगर उसको वापस रिपेमेंट कर रहे हैं तो इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर लीजिए, पैसा आया ही वहीं से था। सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐसा रिजर्व है जो आप कमा के नहीं बनाते हो, जो शेयर इश्यू करके, डिबेंचर इश्यू करके एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आया, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, जानते हो रिवैल्यूएशन रिजर्व? बचपन में पढ़े थे। अगर आप अपने फिक्स्ड एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो, अपवर्ड उसकी वैल्यू बढ़ाते हो टू द फेयर वैल्यू, तो वो जो प्रॉफिट होता है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ आपने एसेट्स की वैल्यू को रिवैल्यू किया है, उससे जनरेट होने वाला प्रॉफिट है। तुमको एक चीज सिखाया था, रिवैल्यूएशन रिजर्व एक सौतेला प्रॉफिट है। सौतेला क्योंकि ये अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। जो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ उसको तो आप ऐसे भी यूज नहीं कर सकते। कमाए नहीं उससे पहले बांटना चालू,
रिजल्ट आया नहीं, उससे पहले मिठाई खिला दिए, फिर रिजल्ट कुछ और ही आया, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ना। इसीलिए रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर है तो उसको बांटो मत, इसको एज इट इज रखो जब तक वो प्रॉफिट एक्चुअली कमा ना लो। तुम एसेट को बेचे, प्रॉफिट हो गया, चलो दिखा दो, बट तुम सिर्फ एसेट को रिवैल्यू कर रहे हो और बोल रहे हो मेरे यहां करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, चलो बांटते हैं, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट आज तुम्हारे पास आया ही नहीं है। 5 करोड़ का एसेट 6 करोड़ में बेचा, प्रॉफिट 1 करोड़, ये रियलाइज्ड क्योंकि बेच दिया। 5 करोड़ का एसेट का वैल्यू 6 करोड़ पे दिखाया, रीवैल्यू किया, 1 करोड़ का प्रॉफिट है, बट ये कमाया नहीं गया है क्योंकि अभी तक मैंने एसेट को बेचा, ये तो सिर्फ वैल्यू चेंज करने के कारण डिफरेंस प्रॉफिट आ रहा है। कुछ कुछ ये अनोखे रिजर्व होते हैं, अदरवाइज बाद बाकी सारे रिजर्व कैसे बनते हैं, जब आप प्रॉफिट्स अर्न करते हो। कुछ प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट्स तो पीएल में जाके रेवेन्यू रिजर्व्स की तरह बन जाते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट जो होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो रिजर्व का बनने का अलग अलग कारण होता है। जैसे जनरल रिजर्व ना हमेशा प्रॉफिट से ही बनेगा, जो कमाया हुआ प्रॉफिट है उसी से बनेगा, वो ऐसे बन के नहीं आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे बनेगा, कमाए हुए प्रॉफिट से नहीं, जब आप शेयर्स डिबेंचर हायर वैल्यू पे इश्यू करोगे फेस वैल्यू के ऊपर, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बनेगा। अलग अलग रिजर्व का बनने का कारण अलग अलग होता है, उसको यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। बस एक ही चीज ध्यान रखना, रिजर्व के अंदर कोई कैश नहीं होता है। आप ये मत बोलना कि हम पीएल से डिविडेंड पे करते हैं, हम उस प्रॉफिट को डिविडेंड के लिए यूज करते हैं, पेमेंट तो कैश में ही होता है। कैश इज डिफरेंट थिंग एंड प्रॉफिट इज अ डिफरेंट थिंग। जो प्रॉफिट दिखाए हो जरूरी नहीं उतना कैश घर पे आ गया हो, प्रॉफिट दिखाते हैं अक्रूवल बेसिस पर। उसमें जैसे बोला आयुष नॉन कैश आइटम्स वगैरह भी होता है, तो जरूरी नहीं है जितना प्रॉफिट दिखाए उतना प्रॉफिट घर पे आ भी गया हो। तो रिजर्व्स आर ओनली बुक एंट्रीज, दे डोंट हैव एनी रियल कैश विद इन देम। ना कोई ऑब्लिगेशन है, ना कोई अभी उसके अंदर पैसा है, वो सिर्फ एक बुक एंट्री है। बुक एंट्री जो प्रॉफिट कमाया उसका एंट्री है, वो उसके अगेंस्ट जो भी है वो सारा कहां दिखेगा, एसेट साइड में दिखेगा। अब वो कहीं पर भी हो सकता है, वो कैश में भी हो सकता है। जैसे शेयर इश्यू करके सिक्योरिटीज प्रीमियम आया, जब सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री करते हो तब वो पैसा कहां पड़ा है, बैंक में पड़ा है। बट मान लो उस पैसे से फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, तो अब सर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कहां ट्रांसफर हो गया, फिक्स्ड एसेट में दिख रहा है। पैसा कहीं पे भी यूज करो उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रॉफिट कहां पर यूज करते हो उस पर रेस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि आप हर प्रॉफिट से हर काम नहीं कर सकते। क्लियर है क्या बात? एक चीज खाली ये वर्ड दिमाग में जचा लो, ये लाइन, रिजर्व कोई गुल्लक नहीं होता है। रिजर्व इज नॉट अ पिगी बैंक, उसके अंदर कोई पैसा नहीं होता है, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, एक बुक में रिप्रेजेंटेशन है प्रॉफिट का। वर्ड रिजर्व्स और सरप्लस में डिफरेंस समझ में आया? सरप्लस मतलब पीएल अकाउंट का बैलेंस जो कमा लिया, बांटा नहीं और रिजर्व में भी ट्रांसफर नहीं किया, वो हो गया सरप्लस, और जो रिजर्व में ट्रांसफर हो गया वो हो जाएगा रिजर्व्स। बोलो। नहीं, ग्रेच्युटी इज अबव सैलरी, नहीं, अलग से। एक होता है कॉस्ट टू कंपनी, एक होता है कॉस्ट टू कंपनी, एक होता है सैलरी जो आपको मिलेगा। दो चीज होता है। अब 50,000 आपका हो सकता है सैलरी 60,000 हो, बट आपको मिलता सिर्फ 40,000 हो। वो जो डिडक्शंस होते हैं लाइक प्रोविडेंट फंड वगैरह, वो सब होते हैं डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी। तो तुम अगर किसी को अपनी सैलरी 60,000 बताते हो, मतलब तुम वो बता रहे हो जो कॉस्ट टू कंपनी है, जो कंपनी के पॉकेट से लगा, बट तेरे को हर महीना 60,000 नहीं मिलेगा। तेरे को टैक्स कटेगा, फिर तेरा प्रोविडेंट फंड कटेगा, तेरा ईएसआई कटेगा, बहुत सारा चीज कट, ईएसआई इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बोलते हैं। ये सारे डिडक्शंस होते हैं सैलरी से, ये डिडक्शन तुम्हारे लिए किए जाते हैं। अब क्या होता है इंडिया में, देख नॉर्मल कल्चर क्या है समझो, एक हम लोग जैसा यूथ क्या करता है, 50,000 का सैलरी आएगा 50,000 खर्चा कर देगा, 1 लाख का सैलरी आएगा 1 लाख खर्चा कर देगा, 5 लाख का सैलरी आएगा 5 लाख खर्चा कर देगा। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं आपको, 5 लाख का सैलरी खर्चा नहीं होता है तो आप गलत है, इजीली खर्चा होता है, पता ही नहीं चलता है। कोई भी जॉब करने वाला भैया हो ना, तुम उससे पूछोगे तो बोलेगा भाई 21 से लेकर 25 तारीख तक जिंदगी बहुत मुश्किल में गुजरता है। 25 को सैलरी आता है नॉर्मली, वो सैलरी आता है 25 को सैलरी आता है और 20 तारीख तक नेक्स्ट महीना का खत्म सब कुछ।
21 से 25 भैया सब कुछ क्रेडिट कार्ड पे चलता है। क्यों? सैलरी वाले लोगों का क्या होता है? सैलरी वाले लोगों का एक प्रॉब्लम होता है आज के दिन, जो दिखता है वो बिकता है वाला प्रॉब्लम है ना। तो उनको अपने आप को हमेशा अपग्रेड करके रखना पड़ता है, सो दैट जिस कॉर्पोरेट लैडर पे वो खड़े हैं उस लैडर के हिसाब से वो अपना औकात दिखा सके। तो बेचारों का नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में बहुत खर्चा होता है। जैसे नॉन प्रोडक्टिव एसेट लाइक महंगे महंगे मोबाइल फोन, नॉन प्रोडक्टिव एसेट, यस और नो? नॉन प्रोडक्टिव है। वॉचेस महंगी महंगी, चश्मा पहनेंगे तो 20-25 हजार से नीचे नहीं पहनेंगे। कपड़ों में खर्चा होगा, फिर उसके बाद गाड़ियां लेंगे, नहीं नहीं हर 3 साल में गाड़ियां चेंज होगी। हम लोग साला बिजनेस कर रहे हैं 5 साल में चेंज नहीं करते, वो सैलरी में 3 साल में चेंज कर रहा है। फिर क्या होता है, घर पे नए नए इक्विपमेंट्स। अब सैलरी इतना कमा रहे हैं तो थोड़ी झाड़ू पोछा हाथ से करेंगे, रोबो लेके आओ। और ये सारा चीज ना सब ईएमआई पे आ रहा है। एक ईएमआई खत्म नहीं होता, दूसरा ईएमआई चालू। उनका आधा से ज्यादा सैलरी चला जाता है ईएमआईज में। एंड दिस इज ट्रू। You ask your brother, elder brother, if he's working, he'll say, I don't have money in the last 5 days of the month. He will never have the money because of our habits. अगर आप बोलते हो मेरी 60,000 की सैलरी है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी। एक्चुअली कंपनी जो आपके लिए बियर, अब इसमें क्या होता है, आपके मोबाइल फोन के खर्चे का अलावेंस भी देता है। जैसे बोलता है तू मोबाइल फोन का कोई भी खर्चा करेगा, बिल मेरे को लाना, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो तू अगर इसको सैलरी का पार्ट बोलता है, रियल में ये तेरे को मिल नहीं रहा है, तेरे मोबाइल फोन के यूसेज का खर्चा है, जो एक खर्चा हो गया। फिर तेरे को बोलता है तुम अगर आने जाने में कोई खर्चा करते हो, तुमको नहीं करना, हम तुमको गाड़ी से भेजेंगे, घर भी हम तुमको रहने के लिए देंगे, तुमको सब कुछ दे दिया। वो सब कंपनी अपने कॉस्ट में इंक्लूड करती है। तेरे लिए अगर 5,000 का घर का रेंट है तो वो लिखेगी कि इस एम्प्लॉय के लिए 5,000 का घर का रेंट हम बियर कर रहे हैं, कॉस्ट टू कंपनी 60,000, ये सब चीज को जोड़ के आता है। जनरली हम लोग जो सैलरी बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, जो हमारे बैंक अकाउंट में घुस रहा है वो हमारा सैलरी है। रियलिटी तो यही है। तो जो हमारे बैंक अकाउंट में घुस रहा है उसको अगर सैलरी बोलोगे तो उसमें कुछ डिडक्शन नहीं होता, उसमें सब कुछ डिडक्ट होके आता है। रियल सैलरी बोलोगे, खर्चा बोलोगे कंपनी के बुक्स का, तो उसमें और बहुत चीजें जुड़ी हुई रहेंगी। उसके ऊपर प्रोविडेंट फंड जो काटा, ईएसआई जो काटा, दूसरे अलावेंसेस परक्विसिट जो आपको दिए, सब जुड़ के कॉस्ट टू कंपनी आता है। ग्रेचुइटी का अमाउंट हमेशा अलग होता है इन सबसे, वो आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा। मतलब एंटिटी ऐसे ही सोच के रखता है 50,000 पे रखा तो हूं, बट इसकी सैलरी 50 नहीं है 70 है। जिस दिन जाएगा उसका ग्रेचुइटी का भी पेमेंट होगा ना, तो वो पेमेंट भी लमसम बड़ा पेमेंट करना पड़ेगा। और वो डिपेंड करेगा तुम कितने साल रहते हो। 5 साल मिनिमम रहना पड़ता है, फिर उसके बाद तुम 7 साल रहोगे, 10 साल रहोगे, 20 साल रहोगे। जितना साल तुम रहते जाओगे उतना अमाउंट वो अक्यूमुलेट होते चला जाएगा। तुम अगर 20 साल टिक गए तो 20 साल की सैलरी के हिसाब से तुमको ग्रेचुइटी मिलेगा। उसका एक फॉर्मूला होता है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। वो फॉर्मूला के हिसाब से, वो समझना नहीं है, वो लॉ में टैक्स में समझेंगे। मतलब पूरे महीने, हर साल का आधा महीने का सैलरी 15/26, 26 डेज नॉर्मली वर्किंग डेज होते हैं। 5 संडे हटा दो तो 4 संडे हटा दो तो उसमें से 15 डेज का सैलरी आपको ग्रेचुइटी में मिलेगा, इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो सैलरी आपके रिटायरमेंट के टाइम आप ड्रॉ कर रहे हो। तो जो रिटायरमेंट के टाइम सैलरी ड्रॉ कर रहे हो इनटू दी 15/26, यानी आधा सैलरी, हाफ अ मंथ का सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। अगर तुमने 20 साल का काम कंप्लीट किया है तो तुमको 10 महीने का सैलरी बराबर ग्रेचुइटी दिया जाएगा। वो जितना ज्यादा काम करेंगे उसके हिसाब से होता है। ग्रेचुइटी इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, दैट इज सेपरेट। प्रोविडेंट फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, वो भी तो होता है। वो मिलता है कब, जब आप रिटायर करोगे तब निकाल लीजिएगा। वो क्या होता है, वो अक्यूमुलेट होता है। आप उसको चेक कर सकते हो देख देख के। प्रोविडेंट फंड को, प्रोविडेंट फंड में एक बार पैसा डाल दिया, अब इसका काम खत्म एम्प्लॉयर का। अब जो मिलेगा वो आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। कुछ वो देता है, कुछ आपके सैलरी से काट के पेमेंट करता है। ये क्या हो गया, एक टाइप का सेविंग हो गया। हम लोग तो सारा खर्चा कर देते हैं। तो बोला एम्प्लॉय को अगर सेविंग नहीं सिखाएंगे तो एम्प्लॉय फ्यूचर में क्या करेगा। तो बोला इसको ना पूरा पैसा हाथ में दो ही मत, 50,000 की सैलरी में 2,000 रुपया काट के प्रोविडेंट फंड में डाल दो और 2,000 रुपया तुम अपनी तरफ से और डाल दो। ये 4,000 रुपया हर महीने अक्यूमुलेट जब होते चला जाएगा, जिस साल रिटायर करेगा एक बड़ा फंड उसके पास रहेगा ताकि वो रिटायरमेंट में सर उठा के जी सके। बिल्कुल होता है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है,
6%, 5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। इन्फ्लेशन तो बिल्कुल हो रहा है, बहुत गंदी तरीके से हो रहा है, इसीलिए तो तुम लोग को पढ़ने बोल रहे हैं। इस इन्फ्लेशन में जी ही नहीं पाओगे अगर पढ़ाई नहीं हुई रहेगी तो। बिल्कुल कर सकते, वो इन्वेस्ट ही होता है, प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए तो एम्प्लॉय को विद इंटरेस्ट पैसा मिलेगा। डन। सुनिए ना एक बात, प्रोविजन, प्रॉफिट सेट असाइड किया फॉर अ नॉन ऑब्लिगेशन इज नोन एज अ प्रोविजन। रिजर्व इज नॉट सेटिंग असाइड प्रॉफिट फॉर एनी ऑब्लिगेशन, इट इज सेटिंग असाइड प्रॉफिट फॉर फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, फ्यूचर कंटीजेंसीज। उसमें एक्सपेंशन भी हो सकता है, किसी लाइबिलिटी को चुकाना है, उसके लिए हम प्रॉफिट सेट असाइड करके रखे हैं ताकि हम सब कुछ सब बांट के खत्म ना कर दो, इसके लिए रिजर्व बनाते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉफिट दिखेगा तो तुम सब बांट के खत्म कर दोगे, उसको रोकना है तो उससे क्या बना लो, रिजर्व बना लो। तो रिजर्व प्रॉफिट का एक रेस्ट्रिक्शन है ताकि तुम प्रॉफिट पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म ना कर दो। जबकि प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी जिसको फ्यूचर में आपको चुकाना पड़ेगा। रिजर्व में कोई चुकाने का ऑब्लिगेशन नहीं है, वो आपने सिर्फ प्रॉफिट सेट असाइड करके रखा है। प्रोविजन फ्यूचर में पेमेंट होके खत्म हो जाएगा, रिजर्व पड़ा रहेगा जब तक आप उसको यूज नहीं करते। और फाइनली ये रिजर्व पता है किसको मिलेगा, अगर कंपनी बंद होता है तो फिर ये मालिकों को मिलेगा। जो बचा हुआ प्रॉफिट है जो अभी तक नहीं दिया वो लास्ट में जाके अक्यूमुलेट करके मालिक को दे देंगे। आप लोग पार्टनरशिप चैप्टर में जब भी कोई रिकंस्टिट्यूशन होता था, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते थे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भैया अभी तक का हिसाब खत्म कर दो, बाद का बाद में सोचेंगे। तो रिजर्व हमेशा मालिक में एंड में डिस्ट्रीब्यूट होके खत्म हो जाता है। ये वर्ड्स दोनों क्लियर है? कैपिटल किसको बोलते हैं, क्लियर है? कैपिटल बढ़ेगा तो, कैपिटल को कम करना है तो डेबिट। बेसिक चीज हम कर पाएंगे पक्का? लिखना शुरू करें। पॉइंट नंबर 8, रूपसा देखो एक क्वेश्चन पूछ रही है, सर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज अ स्पेसिफिक रिजर्व सो दैट रियल कैश इज अवेलेबल फॉर पेमेंट, ट्रू और फॉल्स? रिजर्व, पहले वो बोली डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज अ स्पेसिफिक रिजर्व, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्या इसमें रियल कैश है? अगर आपने रियल इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो रियल कैश है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था कर रखा तो रियल कैश। कंपनीज एक्ट जब पढ़ोगे ना वो बोलेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने के साथ साथ कैश को भी अलग से सेट असाइड करो, तो वो अलग हो गया, दैट इज नॉट अ रिजर्व। तो हम लोग बोलेंगे अगर सिर्फ रिजर्व है इसका मतलब कोई अलग से कैश सेट असाइड नहीं है। बट यही अगर वर्ड में लिख दूं फंड, मतलब सर वो रिजर्व भी है और उसका पैसा भी सेट असाइड किया हुआ है जो फ्यूचर में हमको अवेलेबल रहेगा डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए। तो जब रिजर्व के पीछे एक फंड वर्ड लगा दो, मतलब उस रिजर्व के साथ साथ आपने पैसा भी अलग कर रखा है जो फ्यूचर में आप यूज कर सकते हो। अब बोल, क्या बोल रहा था? बस वही 5 चीज में यूज करेंगे, मतलब प्रॉफिट का यूज अलग देखिए, कैश का यूज अलग देखिए। जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो मेरे पास कैश, मान लो 80,000 प्रॉफिट कमाया और ये 80,000 घर पे आया है, कैश है मेरे पास, ये कैश से तुम स्टॉक खरीद कुछ खरीद सब चलेगा। बट वो प्रॉफिट का क्या उद्देश्य है? दो, या तो डिविडेंड बांट दे और नहीं बांटना है तो अपने पास रख ले। अपने पास रख रहे तो दो तरीके से, एक तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दे या फिर पीएल बोल के ही रखे, सरप्लस बोल के ही रखे रहे। अगर तुम किसी रिजर्व में ट्रांसफर करता है तो देखो उस रिजर्व का नेचर क्या है, वो फ्री है या स्पेसिफिक है। तो प्रॉफिट अलग तरीके से यूज होगा और पैसे का यूज अलग होगा, ये दोनों सेम नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट तो कोई पैसा आया ही, तो पैसा ही नहीं आया तो हम तुमको प्रॉफिट भी यूज करने, पैसा आया है तुम प्रॉफिट को भी यूज करो, पैसा नहीं आया है तो तुम प्रॉफिट्स को यूज नहीं कर सकते। हर चीज डबल एंट्री में दो चीज को इफेक्ट करता है। तो जब भी आप कोई रिजर्व दिखाते हो उसका दो इफेक्ट है, एक उसमें कहीं ना कहीं एसेट्स बढ़ रहा होगा, नंबर 2 प्रॉफिट्स बढ़ रहा है। ये प्रॉफिट्स आप अलग काम के लिए यूज करो और एसेट्स को अलग काम के लिए यूज करो। कभी ये मत बोलना सर सिक्योरिटीज प्रीमियम का 5 यूज है मतलब इस पैसे को और कहीं मत लगाइएगा। पैसा कहीं पर भी लग सकता है, प्रॉफिट जो है प्रीमियम का वो 5 जगह ही लग सकता है, प्रॉफिट आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। डन, लिखो। पॉइंट नंबर ए,
capital refers to the amount available in a business, amount available in a business for its owners. It includes amount invested by them and profits earned by the business. Amount invested by them and profits earned by the business. Number B, it also refers to the residual interest. रेसिड्यू मतलब बचा हुआ. In the assets of the business, residual interest in the assets of the business after deducting all external liabilities या outside liabilities. कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी भी बोला जाता है. ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इसी डेफिनेशन का हम लोग बोलते हैं नेट एसेट्स या नेटवर्थ. आप लोग सीखे थे क्या फाउंडेशन में ये इक्वेशन देखना? तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऐसा कोई इक्वेशन हम लोग सीखे थे. अकाउंटिंग इक्वेशन था एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो उससे एसेट माइनस लाइबिलिटी करोगे, क्या निकल जाएगा? कैपिटल, विच सिग्निफाइज द रेसिडुअल इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. पॉइंट नंबर सी, अकाउंटिंग रूल. अगर कोई ट्रांजैक्शन से बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करेंगे, बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज करना है डेबिट करेंगे. जब भी कैपिटल इंट्रोडक्शन होगा कैपिटल क्रेडिट, जब भी प्रॉफिट कमाएंगे कैपिटल क्रेडिट, जब भी मालिक को कुछ देना होगा, जो देना है उसको, कैपिटल क्रेडिट. जब भी मालिक से कोई पैसा डिडक्ट करना है कैपिटल डेबिट, चाहे वो ड्रॉइंग्स हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे उसका कोई विड्रॉल हो, हमेशा कैपिटल अकाउंट से क्या होते जाएगा? डेबिट. एक चीज सिखाया था, ड्रॉइंग्स आर नॉट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. ये मैं जब एक्सपेंस सिखाऊंगा तब बताऊंगा. दे आर नॉट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, दे आर नॉट कंसिडर्ड, दे आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. सीधा उसके कैपिटल से काटिए, खर्चा दिखाने का दरकार. अकाउंटिंग रूल, अकाउंटिंग वाइज अगर तुम ड्राइंग्स को पीएल में भी दिखा दो ना, इफेक्ट विल रिमेन सेम. प्रॉफिट कम हो जाएगा, कैपिटल का अल्टीमेट बैलेंस मिलेगा, बट वो सही, क्योंकि वो बिजनेस के लिए किया हुआ खर्चा ही नहीं है. इसीलिए ड्राइंग्स कभी भी एक्सपेंस माना. मैं जब एक्सपेंस बताऊंगा तब मैं तुमको उसकी डेफिनेशन में बताऊंगा व्हाई ड्राइंग्स आर नॉट एक्सपेंसेस, एक्सक्लूड किया हुआ है. अगर एक्सपेंसेस का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, बट शैल नॉट इंक्लूड्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स बाय द ओनर, वो नहीं आएगा. फुल स्टॉप. पॉइंट नंबर डी, रिजर्व्स वर्सेस प्रोविजंस. रिजर्व्स वर्सेस प्रोविजंस. अभी ना मैं फ्री रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व बता तो दिया, इसके बारे में ज्ञान मैं बाद में दूंगा जब मैं कंपनी अकाउंट्स पढ़ाऊंगा. अभी सिंपल लिखो, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, जबकि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. लायबिलिटी मतलब देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे, कैपिटल मतलब देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे. नंबर 2, amount set aside. Reserves refers to amount set aside from profits. Amount set aside from profits for future contingencies. Future contingencies, इसको ब्रैकेट में ना सेविंग्स भी लिख सकते हो. सेविंग्स,
सेव कर लिया ये मैंने फ्यूचर के लिए, सेविंग्स। रिजर्व्स आर अ टाइप ऑफ सेविंग्स। प्रोविजन, अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स, for known obligations, amount set aside from profit for known obligations। तुमसे सिंपल पूछ रहा हूं, एग्जाम्पल में बताना क्या प्रोविजन और क्या रिजर्व है। मैंने इस महीने 50,000 रुपए सैलरी कमाई, ठीक, 30,000 रुपया तो मेरा खर्चा हो गया अपने आप को मेंटेन करने में, 30,000 रुपया खर्चा हो गया मेंटेन करने में अपने आप को। तो ये तो सर आप बोल सकते हो इनकम और एक्सपेंसेस, 50,000 इनकम 30,000 एक्सपेंस, प्रॉफिट कितना बचा 20,000। मैंने देखा इस महीने का 2 खर्चा है जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, जो पेमेंट करना है, 10,000 रुपए का या 5,000 रुपए का 2 खर्चा मेरे को पेमेंट करना है, 2 एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये पेमेंट करना है मेरे को। और 15,000 रुपया मैं क्या करूंगा ना, सेव कर लूंगा, इसको मैं एसआईपी में इन्वेस्ट कर दूंगा सो दैट फ्यूचर में सेविंग्स हो सके। बताइए 30 तो हो गया एक्चुअल खर्चा, हो गया, पैसा भी दे दिया। जो 5,000 है, 5,000 प्रोविजन। भैया आपने कोई बेनिफिट ले लिया है बट अभी तक पेमेंट, तो इसको भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोविजन। आप अभी से उस लाइबिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हो, बता रहे हो कि भैया ये भी खर्चा हो चुका है जिसका अभी तक हमने पेमेंट, बस वो नोन और सर्टेन है। प्रोविजन जनरली क्या होता है, एस्टिमेटेड, बट अभी वो प्रोविजन को उस प्रोविजन वर्ड से मत देखो। प्रोविजन मतलब प्रॉफिट सेट असाइड करना, क्योंकि मेरा एक नॉन लाइबिलिटी है। तो ये 5,000 एक प्रोविजन टाइप का चीज हो गया कि भैया ये 5,000 रुपया और मेरे को पेमेंट करना है जो अभी तक मैंने किया नहीं है। और ये 15,000 जो मैं सेव कर रहा हूं ना, ये रिजर्व्स है कि भैया कमा लिया बट ना बांटा, ना किसी को दिया, ना खर्चा किया, ना किसी को दिया, बांटा। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका रिजर्व्स। तो पहले इनकम से एक्सपेंस माइनस होता है इंक्लूडिंग प्रोविजंस, फिर क्या निकलता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट से थोड़ा सा यूज कर लेते हो अपने लिए और बाद बाकी सेट असाइड कर लेते हो रिजर्व्स में। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको हम लोग रिजर्व्स बोलते हैं। रिजर्व्स आर नथिंग बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 2 टाइप का, एक रिजर्व और एक सरप्लस। क्लियर है बात? ये छोटा सा बेसिक थिंग आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन अ रिजर्व एंड अ प्रोविजन। अब इसमें ना अकाउंटिंग बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे प्रोविजन लाइबिलिटी में दिखाया जाता है जबकि रिजर्व इक्विटी में दिखाया जाता है। वो अब वो डिफरेंट और भी डिफरेंस आते जाएंगे। बेसिक डिफरेंस यही है, कोई लाइबिलिटी के लिए प्रॉफिट सेट असाइड करो तो प्रोविजन, कोई लाइबिलिटी नहीं है बस फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर रहे हो तो रिजर्व्स। एक कंफ्यूजन इसमें यही होता है, सर फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक रिजर्व कैसे है सर, वो भी तो एक लाइबिलिटी के लिए है। अरे भैया डिबेंचर का लाइबिलिटी ऑलरेडी दिखाया हुआ है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ताकि हम प्रॉफिट को पूरा बांट ना दे। मैंने जैसे ही प्रॉफिट को सेट असाइड कर दिया, मैंने ये इंश्योर किया कि ये प्रॉफिट मैं डिविडेंड के रूप में बांट नहीं सकता। अब ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, ये फ्यूचर में क्या काम आ सकता है, डिबेंचर को पेमेंट करने के लिए। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक फ्यूचर कंटिजेंसी, यानी डिबेंचर को पेमेंट करना है उसके लिए आपको मदद करेगा। ये पेमेंट नहीं होगा किसी को, बस ये आपको मदद करेगा कि फ्यूचर में आपके पास पैसा रहे। इसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं, ये प्रोविजन नहीं है। जबकि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड इज अ प्रोविजन, क्योंकि उसके पीछे खुद ही ग्रेच्युटी का लाइबिलिटी है। डन है बात? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन। एक एग्जाम्पल लिखे, करके दिखाएं। एग्जाम्पल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 5 लाख रुपया, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड। ड्रॉइंग्स मतलब जो पैसा ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, पैसा या एसेट कुछ भी। फिर इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, वो कुछ इंट्रोड्यूस भी किया है, 30,000।
क्लोजिंग कैपिटल 6,20,000, कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट अर्नड फॉर द पीरियड, कैपिटल, कैलकुलेट प्रॉफिट अर्नड फॉर द पीरियड। एक तो हो गया सिंपल सोच के निकालो, दूसरा अकाउंट बना के निकाल लो। सोच के बच्चे लोग बोल रहे सर 1,10,000 का प्रॉफिट है, 1,10। मैंने बोला कैसे, तो बच्चा देख क्या बोला, ओपनिंग में 5 लाख था, 30 और लगाया, 5 30, 20,000 ले गया, 5 10, 5 10 का कैपिटल होना चाहिए था, जबकि कैपिटल है 6 20। तो 1,10,000 कमाए तो ही तो कैपिटल बढ़ेगा। तो 1,10,000 मेरा इस साल का कमाई है, प्रॉफिट है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो क्लोजिंग कैपिटल, या ऐसे मत लिख, छोड़, लर्न करने वाला हो जाएगा, अभी सिंपल लिख। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख प्लस इंट्रोडक्शन 30,000 माइनस ड्रॉइंग्स 20,000। तो बता कैपिटल बैलेंस बचना कितना चाहिए था, 5 10, जबकि क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है कितना, 6 20। ये कैपिटल बढ़ा कैसे, प्रॉफिट कमाया कितना, 1 10। अगर कोई कैपिटल अकाउंट बनाना चाहता है वो भी बना सकता है, कैपिटल अकाउंट। मेरे को थोड़ा हेल्प कर, ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखूं सर, क्रेडिट बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 5 लाख, ड्रॉइंग्स हुआ है डेबिट, टू ड्रॉइंग्स 20,000, इंट्रोडक्शन हुआ है बढ़ेगा बाई बैंक 30,000, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 6,20,000। अब जब इस अकाउंट को मैच करोगे आपका क्रेडिट साइड में एक डिफरेंस आएगा 1,10,000। तो ये प्रॉफिट है बाई पीएल, जो हमने इस साल प्रॉफिट कमाया है। ये प्रॉफिट हमने इस साल कमाया 1,10,000 रुपया। कोई प्रॉब्लम, सिंपल। अब इस प्रॉफिट का ना कमाने के बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को एक अच्छा नाम दे रहा हूं, एप्रोप्रिएशन। डिस्ट्रीब्यूशन को एक अच्छा नाम दिया, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में 2 चीज, एक तो डिविडेंड, भैया बांट दिए मालिकों को, और दूसरा रिजर्व में सेट असाइड कर लिया फॉर फ्यूचर। कुछ बांट दिया, कुछ रख लिया। जो बांट दिया उसको बोलते हैं डिविडेंड, जो रख लिया उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चीज सीखने मिलेगा। प्रॉफिट कमाने के बाद उसका 2 काम होगा, कुछ बांट देंगे, कुछ रख लेंगे। जो बांट दिया वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो रख लिया वो रिटेन्ड अर्निंग्स। डन है बात। एग्जाम्पल 2 करो, एग्जाम्पल 2, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, ड्रॉइंग्स 5,000 पर मंथ, पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर सोल्ड, पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर सोल्ड फॉर ₹40,000 एंड मनी रिटेन्ड इन बिजनेस। उसका पर्सनल कार बेचा, पैसा बिजनेस में रख लिया, पता नहीं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर एंड हिज फैमिली, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 20,000 रुपए का, ये उसका पर्सनल खर्चा है, बट हमने बिजनेस से पे किया। और एक आदमी के पास पैसा आएगा ही कहां से, आज मेरा बात करो, सब कुछ तो यहीं से कमा रहे हैं, तो खर्चा भी कहीं से करेंगे, यहीं से करेंगे। अब 2 तरीका है, या तो सर डायरेक्ट नवीन क्लासेस का अकाउंट से कर लीजिए, या पहले नवीन क्लासेस से आप विड्रॉ करके अपने घर ले जाइए, फिर घर का जाके खर्चा कीजिए। अरे बात तो घुमा फिरा कर दोनों ही है ना, पैसा तो जा यहीं से रहा है। अब घर का रेंट पेमेंट करना है, सुनना, 50,000 रुपया बैंक अकाउंट से निकाल के अविनाश के अकाउंट में डाला, फिर वहां से रेंट पे किया, या 50,000 सीधा नवीन क्लासेस से रेंट पे कर दिया, घुमा फिरा के बात तो वही हुआ, 50,000 का तो ड्रॉइंग्स हुआ ना।
तो मालिक के अपने बोलते हैं मालिक का ट्रांजैक्शन बिजनेस का ट्रांजैक्शन अलग अलग करो। भैया मालिक सब कमाई बिजनेस से रहा है, अलग अलग क्या करेंगे? तो थोड़ा बहुत खर्चा अगर उसका बिजनेस से हो रहा है ये ड्राइंग्स, बट ये हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब तुम मत बोलना सर ये तो लिखे ही नहीं होंगे। लिखे है, क्योंकि पैसा कहां से निकल रहा है? बिजनेस के बैंक से निकल रहा है, लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो हिसाब ही नहीं मिलेगा। फिर क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट अर्न्ड बिफोर प्रोविजन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 90,000, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिक्वायर्ड 15,000, फुल स्टॉप, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। अब देख मैंने तुमको ना थोड़ा इंफॉर्मेशन अलग तरीके से बताने का कोशिश किया है। पहले आइडेंटिफाई करना, एक एक चीज को आइडेंटिफाई करना। पर्सनल कार बेच के पैसा बिजनेस में आया, इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया, ड्रॉइंग्स। सुनना, ये क्या ज्ञान दिया है? प्रॉफिट अर्न्ड बिफोर प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 90,000 एंड प्रोविजन रिक्वायर्ड 15,000। तो सर मतलब इस साल का प्रॉफिट 75,000 हुआ है। सर एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जिसको अभी तक हमने टेक इन टू अकाउंट नहीं किया, उसके बिना मेरा प्रॉफिट 90,000 है। तो अगर प्रोविजन बनाओगे तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 75,000। अब इसके हिसाब से करो। तो बस मैंने वो तुमको एक एक्स्ट्रा वो इंफॉर्मेशन दे दिया ताकि तुम प्रॉफिट सोचो। प्रोविजन हमेशा पहले निकल जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट पता है कितना हुआ? एक्चुअल प्रॉफिट 75,000, 90 माइनस 15, 75,000। अब अगर हम लोग बनाए ओपनिंग कैपिटल, बोल कितना? 5 लाख माइनस ड्रॉइंग्स 5,000 पर मंथ 60,000 प्लस इंट्रोडक्शन 40,000 माइनस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्रॉइंग्स 20,000 प्लस प्रॉफिट 75,000। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस 5,35,000, 535। धन्यवाद, एकदम सिंपल। ये सब हम लोग को करना पड़ेगा, ये सब हम लोग को काम आएगा धीरे धीरे। पहले इनकम से क्या करेंगे? सारा खर्चा माइनस, सारा खर्चा इंक्लूडिंग कोई प्रोविजन बनाना है तो वो भी बना लीजिए। जो बचेगा वो क्या हुआ? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन होगा। कुछ रिजर्व्स में सेट असाइड करना है, रिजर्व्स में सेट असाइड कर लो। कुछ बांटना है, बांट दो। बैलेंस जो बचा हुआ रहेगा वो रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, रिटेन्ड सरप्लस। तो मैंने रिजर्व और सरप्लस को अलग अलग कर दिया। रिजर्व हो गया जो सेट असाइड कर लिया, जो सेट असाइड नहीं किया ऐसे ही पड़ा हुआ है वो क्या हो गया? सरप्लस। ये सब छोटा छोटा बात याद रहेगा, दीज आर इंपॉर्टेंट। और ये ना सिर्फ अकाउंट्स में नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में भी काम आएगा। अकाउंट्स का सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट्स आर वेरी लिंक्ड। अकाउंट्स का सब्जेक्ट, कॉस्ट का सब्जेक्ट्स आर वेरी लिंक्ड। अगर लिंक करके पढ़ेंगे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको बहुत क्लियर रहेंगी। कुछ डिफरेंसेस है जिनको आइडेंटिफाई करना है, अदरवाइज सेम चीज दोनों में बात होता है, सेम बात दोनों में चलता है। 90% चीजें सेम है, 10-5% की चीजों का डिफरेंस है। जो मैंने तुमको अब नॉर्मल लॉस सिखाया था, याद है फाउंडेशन में? जब कॉस्ट पढ़ोगे कॉस्ट में सीखने मिलेगा तुमको, हर चीज वापस सीखने मिलेगा अलग अलग सब्जेक्ट में। एवरी सब्जेक्ट इज लिंक्ड। अकाउंटिंग पता है एकदम लास्ट काम है। अगर सब्जेक्ट वाइज बोलो तो सुन, सब्जेक्ट वाइज मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या उससे पहले भी तुम बोल सकते हो कॉस्ट, कि सर हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है कि नहीं बनाना, कोई बिजनेस करना है कि नहीं करना, उसके लिए कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके साथ लॉ आपको पढ़ना पड़ता है, बिजनेस चालू कैसे करें, उसको चलाएं कैसे। फिर जब बिजनेस चालू हो जाता है, चलाना शुरू करते हो तो अकाउंटिंग,
एंड लास्ट में टैक्सेशन। सबसे पहले कॉस्ट, फिर एफएम, फिर लॉ, फिर अकाउंटिंग और फिर टैक्सेशन। और इको क्यों पढ़ रहे हैं? जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दैट इज वेरी लिंक्ड टू इकोनॉमिक्स। बिना इकोनॉमिक्स में यू कैन नॉट डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, ईआईएस क्यों पढ़ रहे हैं? आजकल बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट इज वेरी हाई। हर चीज में, बिजनेस में कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व। इनफैक्ट कॉस्टिंग भी कर रहे हो ना, तो उसको भी इजी करने के लिए यू कैन यूज टेक्नोलॉजी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन कैलकुलेशन में टेक्नोलॉजी, हर चीज इज अबाउट टेक्नोलॉजी। इसलिए ईआईएस पढ़ रहा है। ईआईएस आपको पता है कितना दूर तक चीज सिखा सकता है अगर अच्छे से सीखो। हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर योर बिजनेस भी ईआईएस आपको बता देगा। मैं कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, लॉजिक की बात कर रहा हूं। कोडिंग हम लोगों को नहीं आएगा। कोडिंग के लिए फिर तुम लोग व्हाइट हेड जूनियर में जाओ, और जूनियर क्या, अब तुम लोग सीनियर में जाना चाहिए, बट तुमको जाना जूनियर में पड़ेगा, तुमको कुछ आता नहीं है। एक्सेप्ट कोडिंग, सारे एप्लीकेशन के लॉजिक हम लोग खुद सेट करते हैं। मैं अपनी क्लासेस के लिए भी जो एप्लीकेशन बनवाता हूं ना, उसमें भी मेरे को ही बताना पड़ता है कौन सी चीज कैसे प्लेस होगी। आपको ऐसे ही करके देना पड़ेगा, और ऐसे नहीं होगा तो मेरे ये काम की नहीं है, क्योंकि ये यूजेबल नहीं है। तो कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोग स्क्रैच से बनाते हैं ना, हमको पहले 3-4-5 दिन सिर्फ उसका सेटअप रेडी करना पड़ता है कि देखो ये यहां पे आना चाहिए। पहले ऐप खुलेगा तो ये दिखेगा, उसके बाद बच्चा इजीली यहां स्क्रॉल करेगा, फिर वो कोर्स परचेज करेगा, कोई फ्री रिसोर्सेज देखेगा, परचेज करने के बाद लाइब्रेरी में ऐसे दिखना चाहिए। एवरी लॉजिक हैज टू बी गिवन टू देम फर्स्ट, नहीं तो वो कुछ और बना के देगा, तुम वो इसको यूज ही नहीं कर पाओगे। कैपिटल क्लियर है सबको? आगे चले, नेक्स्ट वर्ड सुन। ये एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल अगर तीनों को जोड़ ले तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, विच सेज द टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। पक्का? अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, रुक तो लेट मी सी, वो अभी तुम्हारे करने के लायक है क्या? क्या? ये दीदी बहुत बदमाश है। ना ना, वो वाली दीदी तो भी सीधी है, पीछे बैठी है वो। अभी तो ये दीदी बोली, वही बोली क्या? वो नहीं बोली थी, वो पीछे वाली दीदी बोली थी। पहले दूसरा क्या होता है? बोला नहीं बोला दैट इज फाइनल। सुनो, आओ इधर। बातचीत बंद कर, बातचीत बंद कर। ये देखिए, एक क्वेश्चन सीए इंटर नवंबर 2022 के पेपर में आया। नवंबर 2022 का पेपर मतलब जो अभी 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 गया था अभी, उसका क्वेश्चन 6B 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। मैंने तो अभी आपका सिलेबस शुरू नहीं किया, बट देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन, देखता हूं तुम बना पाते हो कि नहीं। As on 1st April 2021, opening balance sheet of Mr. Mohanty is showing the aggregate value of asset, liability, capital at 12 लाख, 3 लाख, 9 लाख। इक्वेशन मिल रहा है? एसेट 12 लाख, लाइबिलिटी 3 लाख, लाइबिलिटी 3, इक्विटी 9 लाख। ठीक है यहां तक? बोला ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 1/4/21 से 31/3/22 मिस्टर मोहांती हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन हुआ लास्ट में। You are required to show the effect of the above transaction on balance sheet in the form of asset minus liability is equal to equity equation after each transaction। ऐसा मैंने बचपन में भी सिखाया था क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग सीखे थे ऐसा कुछ। 5 मार्क का क्वेश्चन इंटर में पूछा, फाउंडेशन में नहीं पूछता है कभी। ये क्वेश्चन इंटर में 5 मार्क का दिया, नवंबर 2022, और नवंबर नहीं, मई 2022 में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही एक क्वेश्चन भी दिया था। लेट्स सी, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। लगता है कर लोगे तुम, आइए। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, प्रेजेंटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं सिखा दूंगा।
आप ये क्वेश्चन देख के मेरे को फटाफट बताइए ना, फाइनल इक्वेशन में क्या वैल्यूज बचेगा। इक्वेशन ऐसे लिखिएगा, एसेट्स बोला है इसीलिए, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,000 माइनस 3,000 इक्वल टू 9,000। 12 लाख है क्या? 12 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 9 लाख, ये ओपनिंग दे दिया। अब नंबर ए ट्रांजैक्शन देखो, नंबर 1, उसमें क्या करना है खुद देखो, बोलना मत कुछ मेरे को, तुम चेक करो क्या करना है। A liability of 50,000 was finally settled. Settled मतलब paid at a discount of 2%. एक 100 रुपए का डिस्काउंट मिला, 100 की 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला। आप करेंगे जो करना है। पहले देखो लाइबिलिटी कितना खत्म हो रहा है, 50, लाइबिलिटी 50, कैश कितना जा रहा है 49, और 1,000 का डिस्काउंट इनकम है तो कैपिटल में चला जाएगा, 1,000 का डिस्काउंट कैपिटल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख ऐसे लिख सकता हूं, लाइबिलिटी माइनस होगा 50,000 से, एसेट माइनस होगा 49,000 से, और 1,000 का आएगा कैपिटल, ऐड होगा, सॉरी। एक बार ना यहां तक वापस एक बार इक्वेशन का रिजल्ट निकाल ले, बोला ना आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, तो वो ये बोलना चाहता है 1151 माइनस 250 इक्वल टू 9,01,000। प्लीज चेक ये सही है ना। अब नंबर 2 को देखो, नंबर 2 को देखो, डिविडेंड अर्न किया है 15% ऑन 1,000 इक्विटी शेयर, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया है, कॉस्ट 12,000 है, हेल्ड एट ₹12,000। एक बात बताइए ना, डिविडेंड इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू। तो आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। हमको डिविडेंड मिला 1,000 शेयर पे 15% करके, तो बोलो कितने का डिविडेंड, 15,000 का डिविडेंड। सुनना, डिविडेंड पहले पैसा आएगा, एसेट बढ़ा दो, और ये इनकम है, इनकम कैपिटल में आ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, बिकॉज इनकम विल फाइनली इफेक्ट कैपिटल। तो 15,000 कैश आ जाएगा, और 15,000 कैपिटल से ऐड कर दो, टोटल करो, 1166 माइनस 250 इक्वल टू 916। इनकम फाइनली कैपिटल को इफेक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट रेंट ऑफ प्रीमाइसेस पेड, ये बिजनेस प्रीमाइसेस, हाँ बिजनेस प्रीमाइसेस, रेंट पेमेंट किया। पहले बताओ एसेट में क्या होगा, कम हो जाएगा, और रेंट खर्चा है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो कैपिटल। तो यहां 20,000 कम हो गया कैश, और यहां 20,000 से कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा खर्चा होते ही। 1146 माइनस 250 इक्वल टू 896। इनकम्स इंक्रीजेस प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, एक्सपेंसेस रिड्यूसेस प्रॉफिट, और रिड्यूस प्रॉफिट होगा तो कैपिटल विल रिड्यूस। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, मिस्टर मोहांती विड्रू 10,000 फॉर पर्सनल पर्पस, ये कैश, एंड ऑल्सो विड्रू गुड्स 5,000 फॉर पर्सनल पर्पस। दोनों से एसेट कम हो जाएगा, 10,000 का कैश, 5,000 का स्टॉक, और ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स, तो कैपिटल से लेस हो जाएगा। क्यों, कुछ नहीं होगा दीदी, स्टॉक ले जाएगा तो बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज ही तो कम करते हैं, स्टॉक ही तो कम करते हैं। ट्रेडिंग में क्या करते हैं आप, 15,000 एसेट कम हो जाएगा, और 15,000 कैपिटल कम हो जाएगा। बोलो 1131 माइनस 250
881. Number 5. Number 5. 15,000 received against bills receivable. कैश मिला बिल रिसीवेबल से, तो कैश वाला एसेट बढ़ेगा, बिल रिसीवेबल वाला एसेट गिरेगा, तो अल्टीमेटली जीरो इफेक्ट. सुनना दिखाने के लिए, 15,000 प्लस 15,000 माइनस, तो फाइनल इक्वेशन 1131 माइनस 250 इक्वल टू 881. अब बता, 5 मार्क का ऐसा क्वेश्चन इंटर लेवल पे दिया है, 5 मार्क्स. बिल्कुल, अगर आप क्वेश्चन 6 किए तो बहुत बार बच्चा पढ़ता ही नहीं है. 6 तो लास्ट क्वेश्चन है ना, पहले 1 2 3 4 5 तो कर ले. जबकि सबसे इजी होता है कौन सा क्वेश्चन पता है? लास्ट क्वेश्चन. ऑलवेज पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, उसमें चेक होता है पेशेंस. 1 का ए विल बी द डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. कभी कभी वो जानबूझ के चेक करता है, इसीलिए तुम लोग मैथ्स में बहुत बच्चा 100 नंबर से शुरू करता है. बोला 1 नंबर देखेंगे नहीं, 100 से 1 में आएंगे, क्योंकि 1 पहले देखेंगे तो नहीं बनेगा. डन, ठीक है. आइए, क्या ये इक्वेशन क्लियर है सबको? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. डन. नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं अब अपने. ये जो अभी तक पढ़ लिया ना, ये हो गया बिजनेस का बैलेंस शीट का काम. अब हम लोगों को दूसरा स्टेटमेंट में जाना पड़ता है, पीएल का काम. तो हम लोग एलिमेंट नंबर 4 लेंगे, 8 के बाद नंबर 9, इनकम. इनकम बोलिए क्या होता है? बोल रही है दीदी इनफ्लो मतलब होता है इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस. बट बोल रही है सारा इनफ्लो ऑफ रिसोर्स नहीं सर, वो इनफ्लो ऑफ रिसोर्स जिससे एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी गिरेगा. अगर कोई ऐसा इनफ्लो है, ऐसा इनफ्लो जिससे लायबिलिटी बढ़े, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनकम. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लोन लिया, पहले बताओ विल इट रिजल्ट इन एन इनफ्लो? लोन लेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, बट विल इट इंक्रीज अ लायबिलिटी? यस. अगर कोई इनफ्लो ऐसा है जो लायबिलिटी को इंक्रीज कर दे, दैट कैन नेवर बी ट्रीटेड एज एन इनकम. लोन लेना, किसी से एडवांस पैसा रिसीव होना, कैपिटल इंट्रोडक्शन, ये सब इनफ्लोज इनकम नहीं माना जाता, क्योंकि ये या तो लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा या कैपिटल को इंक्रीज करेगा. ये कमाया हुआ नहीं है, ये आया हुआ पैसा है जो मेरे को शायद फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा. सारा इनफ्लोज इनकम नहीं होता. मैं सिंपल वर्ड में ऐसा बोल सकता हूं, इनफ्लोज which does not result in increase in liability या which does not creates liability are incomes. Incomes मतलब मेरी कमाई जिससे मेरा कोई ऑब्लिगेशन बढ़ना नहीं चाहिए. अगर कोई इनफ्लो के साथ साथ कोई ऑब्लिगेशन सर पे आता है तो फिर वो इनकम नहीं है. तो इनकम होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज इट मस्ट नॉट क्रिएट इन और रिजल्ट इन ओरिजिनेशन ऑफ अ लायबिलिटी. जनरली इनकम आप किसको बोलते हो? गुड्स बेच करके जो सेल्स का इनकम, सेल्स दिखाते हो ना, सेल्स, वो इनकम है. मैं जैसे तुम लोगों को पढ़ा के ट्यूशन फी कमा रहा हूं, ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है. नेक्स्ट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट किए हो उससे इंटरेस्ट डिविडेंड कमा रहे हो, ये इनकम है. अगर कोई जगह भाड़े पर लगा के रेंट कमा रहे हो, एसेट भाड़े पर लगा के रेंट कमा रहे हो, ये भी इनकम है. ये सारी चीजें सुनना, सारी चीजें बिजनेस के एसेट्स को, रिसोर्सेस को यूज करके जो हम बिजनेस में जनरेट करते हैं, इनको हम लोग अपना इनकम बोलते हैं. बस एक ही चीज ध्यान रख लो, इट मस्ट नॉट क्रिएट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन. अगर कोई इनफ्लो के साथ साथ कोई ऑब्लिगेशन आ रहा है तो दैट इनफ्लो विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, दैट इनफ्लो विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ इनकम. जैसे तुम लोग मेरे को फीस दिया, जब तक मैं सिलेबस कंप्लीट ना कर दूं,
तब तक वो मेरा ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, तब तक वो इनकम नहीं है। बट जब मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूं तो फिर मैं उसको शांति से अपना इनकम दिखा सकता हूं, क्योंकि अब कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप, फिर हम दुबई जाएंगे, ठीक है, अब दुबई हो गया, अब दूसरा जगह बैंकॉक हो चुका है, रशिया, तुमको रशियन चाहिए? हाँ सर, हाँ सर, तुम हाँ सर बोला, वेरी बैड। हंस कैसे सकता है कोई? खाली ऐसे घूम के देखो, रशियन, बस देखो आधी घंटा कुछ नहीं बोलेगा कोई, अगर वैसे उसको राइट साइड में ऐसे देख के बोल दे, ठीक है चलो रशियन चाहिए तुम लोग को। कौन बोला? कब बोला? हद है, मजाक। नहीं नहीं सब नहीं। क्या हुआ? अभी नहीं, अभी मत डांटो, चले स्टार्ट करें आगे। चलो, ऐसा कोई इनफ्लो जो कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट ना करे वो मेरा इनकम है। अगर कोई इनफ्लो से ऑब्लिगेशन आएगा तो वो इनकम नहीं है। तो मैं जब तुमसे ट्यूशन फी लेता हूं ना, जब लेता हूं फी, तब एक ऑब्लिगेशन है कि मेरे को आपको पढ़ाना है। जैसे ही मैं पढ़ा के कंप्लीट करता हूं अपना काम, मैं उस ऑब्लिगेशन को खत्म करके क्या रिकॉर्ड कर लेता हूं? इनकम रिकॉर्ड कर लेता हूं। ये मैंने अपने बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज करके इनफ्लोज जनरेट किया है, जिसके पीछे अब कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई भी इनफ्लो को इनकम तभी बोलेंगे जब वो इनफ्लो अब आपका हो गया है, आपको उससे किसी को कुछ देने का दरकार नहीं है। तो हम लोग फाउंडेशन में एक डेफिनेशन पढ़े थे, सुनना मैं बोल रहा हूं। इनकम रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन अ बिजनेस, इनफ्लो ऑफ रिसोर्स इन अ बिजनेस विच रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ एन एसेट, या तो कोई एसेट क्रिएट होगा, और डिक्रीज इन अ लायबिलिटी which ultimately results in increase in capital of the business without introduction of capital. अगर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल के साथ करने के कारण आपका कैपिटल बढ़ रहा है, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनकम। तुम पैसा ला के बिजनेस में लगाए और फिर बोले कैपिटल बढ़ गया, तो वो इनकम नहीं है, वो कमाई नहीं हुआ है, वो तो तुमने पैसा ला के रखा है। कमाई तो तब बोलेंगे ना जब उस पैसे को यूज करके तुम उस पैसे को बढ़ा सको। मैंने 10,000 रुपए पापा से लिए, वो 10,000 रुपए मैंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, उससे मेरे पास 12,000 रुपया आया जो मैंने पापा को दिया। तो बताओ मेरे बिजनेस की कमाई कितनी? जनरली हम लोग ये कमाई यहां पे प्रॉफिट के, नेट कमाई की अगर आप बात करो तो 2,000 रुपए आपकी कमाई। अब मान ले 10,000 रुपया पापा से पहले लिया, फिर 2,000 रुपया थोड़े दिन बाद और लिया, कितना हो गया? 12। पापा को वापस ले जाके 12 दे रहे हैं, तो पापा क्या बोलेंगे? कुछ कमा के नहीं लाया। इनकम जनरली आर इनफ्लो इन अ बिजनेस which results in increase in asset और decrease in liability, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा कि आपके बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन करके आपका कैपिटल बढ़ रहा है, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन। तो देख, इनकम में दो चीज को हटाया गया। इंक्रीज इन कैपिटल बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनकम, और इनफ्लो इन अ बिजनेस विच रिजल्ट्स इन अ लायबिलिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनकम। इसको छोड़ के बाद बाकी सारे इनफ्लोज आर जनरली ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द बिजनेस। एसेट बेच के कमाए तो उसमें अगर एक्स्ट्रा कमाए तो इनकम होगा, अगर उतना ही आया तो नहीं होगा, क्योंकि तुम देख अल्टीमेटली देयर इज नो इंक्रीज इन एसेट। तुम 10,000 का एसेट 10,000 में बेच दिया, तो एसेट बढ़ा, 10,000 से पैसा आया और 10,000 का एसेट चला भी गया, तो देयर इज नो इंक्रीज इन बेनिफिट्स। नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे हम लोग। इनकम की अकाउंटिंग का बात अलग से करेंगे। इनकम दो टाइप का, तीन टाइप का बोलता हूं चल। एक होता है रेवेन्यू, जिसको आप लोग सेल्स बोलते हो, सेल्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम्स। तीसरा होता है गेन्स। रेवेन्यू, इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स, ये तीनों ही इनकम होता है, बस तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और अकाउंटिंग अलग अलग होती है। जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, गेन वैसे रिकॉर्ड हो जरूरी नहीं है।
दोनों का रिकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन अलग अलग करते हैं ताकि प्रॉपरली एक इंसान समझ सके कि एक्चुअल में बिजनेस में कहां कहां से कितना कितना इनफ्लोज आ रहा है। एक माल बेच के कमाना और एक इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाना, तुम बोल तो सकते हो दोनों ही तो सर कमाई है, बट बिजनेस में कितना जोर है वो तो तभी समझ में आएगा जब कमाई कहां से हो रहा है, माल बेच के हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं लास्ट 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे पास 10 करोड़ रुपए का एक कैपिटल जमा हो गया है, ठीक। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, साल में पढ़ा के इनकम कमाता हूं 1 करोड़ रुपए, और मैं जो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है उसको स्टॉक मार्केट में लगा के कमा रहा हूं 3 करोड़ रुपए, टोटल कमाई 4 करोड़। 1 करोड़ तो पढ़ा के और 3 करोड़ शेयर मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्ट करके। क्या मैं बोल सकता हूं मेरा पढ़ाई का धंधा, पढ़ाने का धंधा इज प्रीडोमिनेंट? आंसर इज नो। अरे ठीक है, वो वैसे ही बोलना चाहता था, वो प्रीडोमिनेंट नहीं है। क्यों नहीं है? सर आप 4 करोड़ जो कमा रहे हो वो आपके पढ़ाने से नहीं आ रहा है, 3 करोड़ तो उसमें से स्टॉक से इन्वेस्ट करके आ रहा है। तो अगर कोई आपके, मानो ना आपके पढ़ाने वाले बिजनेस की वैल्यूएशन करने बैठेगा, उसको देखने लगेगा कि ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बताइए वो करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। आज चितरंजन रसगुल्ला वाला रसगुल्ला बेच के कमा रहा है साल में 5 लाख रुपया, इन्वेस्ट करके कमा रहा है साल में 5 करोड़ रुपया, टोटल प्रॉफिट उसका 5 करोड़ 5 लाख रुपया। क्या उसका रसगुल्ला पे बिजनेस में दम है? नहीं सर। वो जो पैसा पूंजी उसके पास है ना, उसका इन्वेस्टमेंट करके जो रिटर्न कमा रहा है उसमें दम है। एंड एज अ पर्सन इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस ऑफ रसगुल्ला, फिर मैं चितरंजन में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसका चितरंजन का उस बिजनेस से तो सिर्फ कितना रुपया आ रहा है? 5 लाख। उससे हमको क्या मिलेगा? बिल्कुल, पीएल से भी डिटरमाइन होता है, कैश फ्लो से भी डिटरमाइन होता है। पीएल का रिफाइंड वर्जन इज अ कैश फ्लो, और रिफाइंड वर्जन कैश फ्लो हो गया। बट पहले पीएल में तुम देख के ये समझ सकता है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख रुपया और अदर इनकम में तुम देख रहा है 5 करोड़ रुपया, तो तुम समझ जाएगा इसके बिजनेस में जान, इसका एसेट बेनिफिट जनरेट कर रहा है बट बिजनेस में कोई जान। अगर कल शेयर मार्केट गिरा, टूटा, तो आपका बिजनेस कमाकर आपको नहीं देगा, क्योंकि आपके बिजनेस में जान ही नहीं है। हर टाइप का इनकम का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपना अपना अकाउंटिंग का तरीका होता है, प्रेजेंटेशन होता है, वो अपने अलग से सीखेंगे। बट इनकम 3 टाइप का हो सकता है, रेवेन्यू, इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स। पहले इनकम क्या होता है वो बात समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो सेल्स इज एन इनकम। सेल्स जब मैं वर्ड बोलता हूं तो क्या चीज का सेल्स? स्टॉक का सेल्स, जिसमें मैं डील करता हूं। सेल्स मतलब मेरे बिजनेस का रेगुलर धंधा से जो इनफ्लोज आ रहा है, वो सेल्स मेरा क्या है? इनकम है। दूसरा, इंटरेस्ट का कमाना, डिविडेंड कमाना, रेंट कमाना, कमीशन कमाना, ये सारा मेरा क्या है? इनकम है। इनकम है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट छोड़ो, ये इनकम है। ये सब मैं बिजनेस के एसेट से जनरेट करके इनफ्लोज लेके आ रहा हूं। इन सारे इनफ्लोज में कैरेक्टरिस्टिक वही है, इनसे बिजनेस का एसेट्स बढ़ेगा या लायबिलिटीज कम होगा, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा कैपिटल बढ़ेगा, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन करके कैपिटल बढ़ रहा है, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनकम। इनकम किसको बोले वो बात क्लियर? 3 टाइप का इनकम क्लियर। इनकम का अकाउंटिंग सुनना, कोई भी इनकम हो, अकाउंटिंग जब इनकम रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर इनकम को कम करना पड़ा कोई कारण से, डेबिट करेंगे। जब इनकम रिकॉर्ड करूंगा उसको क्रेडिट करूंगा। इनकम्स का नेचर होता है क्रेडिट नेचर, इनकम्स को क्रेडिट करूंगा, और जब उसको कम करना है तो क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। चाहे रेवेन्यूज हो वो भी क्रेडिट होंगे, चाहे इनडायरेक्ट इनकम हो वो भी क्रेडिट होंगे, चाहे गेन हो वो भी। सारी इनकम का अकाउंटिंग वही होगा, जब इनकम आएगा तो उसको क्रेडिट करने का है। एक बात बताओ ना, एक इनकम को रिकॉर्ड कब करते हैं हम लोग? जब वो इनकम होता है या जब उसका पैसा मिलता है? इनकम होता है। इनकम होता है मतलब सर पैसा मिलो ना मिलो उसका राइट टू रिसीव आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको गुड सेल किया, 10,000 रुपए का माल बेच दिया, ये बोला 1 महीने बाद पैसा देगा। बोला 1 महीने बाद पैसा देगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है सर माल बेच दिया आपने, मैंने बोला हाँ। सर आपके पास लीगल राइट आ गया, मैंने बोला हाँ पैसा मिलना है मेरे को उससे, तो आप इनकम लिख सकते हो। सुनो, इसको हम लोग बोलते हैं अक्रूवल बेसिस। इनकम रिकॉर्ड करने के 3 बेसिस हो सकते हैं इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के, अक्रूवल, कैश, हाइब्रिड।
अक्रूवल बेसिस बोलता है इनकम को तब दिखाइए जब वो इनकम से रिलेटेड राइट्स आपके पास आ गया कि सामने वाले से आप पैसा ले सकते हो। अगर मैंने इसको गुड्स दे दिया, गुड्स ट्रांसफर कर दिया, ये उस गुड्स को यूज करना शुरू कर दिया, मैं इनकम दिखा सकता हूं क्योंकि मेरे को इससे पैसा लेना है, मेरे पास लीगल राइट है कि मेरे को इससे पैसा लेना है, भला ही पैसा अभी आया हो या नहीं आया हो। कैश बेसिस बोलता है इनकम तब रिकॉर्ड करो जब कैश मिला हो। जैसे मेरे से पूछोगे ना, मैं इनकम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करता हूं। कैश बेसिस पे मान लो कोई एक बच्चा पढ़ने आया मेरे से, 10,000 रुपए की फीस है, अभी 2,000 रुपए दिया, बोला भैया 5 महीने में 2-2 हजार करके आपको दे देंगे। मैं बोला चल ठीक है पढ़ ले, 2-2 हजार करके देना। पहला महीना 2,000 दिया तो पता है हम 2,000 ही इनकम दिखाए, हम 10,000 इनकम दिखा के 8,000 डेटर नहीं दिखाए। क्योंकि हमारे प्रोफेशन में भैया ऐसा है, कभी कभी बच्चा ना पैसा मार लेता है, क्योंकि वो 2 महीने बाद आके बोलेगा भैया पैसा नहीं है, तो हम उसको ऐसा बोल तो नहीं सकते ना किडनी लीवर बेचो पैसा दो। सर आप 2 काम कर सकते हो, या तो उसको क्लास से निकाल दो, या सर क्लास में रख लो और उसका पैसा वेव ऑफ कर दो क्योंकि वो दे, और हमारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास लीगल राइट टू रिसीव मनी क्योंकि वो पैसा, बट हम केस नहीं करेंगे। बोले क्या करेंगे, ये सब केस का बड़ा करके, बच्चा है वो, आएगा तो दे देगा, नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं। तो हम लोग ना, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें वैल्यू को समझना बहुत डिफिकल्ट है। किसी को ये 10,000 की फीस बहुत महंगी लगती है, कोई बोलता है 10,000 में इतना कुछ दे रहे हैं। सर्विस में वैल्यूएशन इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए ना नॉर्मली क्या होता है, सर्विस सेक्टर में लोग प्रेफर करते हैं जब पैसा आए तभी इनकम दिखाएंगे, जब तक पैसा नहीं आएगा इनकम मत दिखाओ, क्योंकि हो सकता है वो सामने वाला पैसा देने से मना कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहां मान लो हमने एक मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री समझते हो, चेयर टेबल चेयर बनाने के लिए एक फर्नीचर के मिस्त्री को बुलाया, क्या बोलते हो, कारपेंटर, कारपेंटर को बुलाया। कारपेंटर को काम बताया, तेरे को 20 चेयर बनानी है, 20 टेबल बनानी है, टेबल का स्पेसिफिकेशन ये सब होगा, हम तेरे को 2 लाख रुपया देंगे। बोला बाबू ठीक है। अब वो 20 टेबल बनाना शुरू किया। बीच में क्या हुआ, हमने ना थोड़ा सा काम में मॉडिफिकेशन करवाया। होता है ना ऐसा, कभी कभी वो 1 बना के 2 बना के 3 बना के रेडी किया, आपको समझ में नहीं आया, बोला आगे से जो बनाओगे उसमें थोड़ा ये चेंज करोगे। उसके कारण ना थोड़ा उसका टाइम बढ़ गया। तो जब उसका टाइम बढ़ेगा तो उसके दिमाग में एक ख्याल आएगा, बाबू से एक्स्ट्रा पैसा मांगना होगा, हाँ या ना। बट वो अगर ये सोच के अपनी इनकम लिख लेगा कि बाबू से एक्स्ट्रा पैसा मांगना होगा, तो वो एक गलत काम कर रहा है। हो सकता है बाबू ये पैसा देने से मना, वो तुम्हारे पास काम करने के बाद आया 3 लाख रुपए का बिल लेके, बोले क्या रे 3 लाख रुपए कैसे हो, 2 लाख रुपए में बात हुआ था, बाबू आप काम चेंज किए थे ना, उस काम के कारण मेरे को एक्स्ट्रा लेबर देना पड़ा जिसके कारण हमको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। मैं बोला 3 लाख नहीं दूंगा, 2 लाख में सेटल कर, नहीं तो छोड़ दे। अब वो बोल रहा है बाबू हमने काम एक्स्ट्रा किया है। बोला तुम उतना दिन में, तुम तो 5 दिन में बोला था, 5 दिन में कंप्लीट कर दिया, काहे का एक्स्ट्रा काम। अब एक्चुअली इस लेबर का, सर्विसेज का कॉस्ट को मापना इज वेरी डिफिकल्ट। हम लोग बोलते हैं अगर तुम अक्रूवल बेसिस भी यूज करते हो ना, थोड़ा प्रूडेंट रहो। तुम मालिक को पहले बोल दिए होते, मालिक देखिए एक्स्ट्रा काम है, हम ये एक्स्ट्रा काम का आपसे लाख रुपया ज्यादा लेंगे। अगर वो उस समय हाँ कर दिया होता ना, तब तुम इनकम दिखा लो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। बट मालिक को ना तुम बोले, ना वो तुमको हाँ किया, लास्ट में ले जाके 3 लाख का बिल पकड़ा दिए, कोई भी आदमी पेमेंट करेगा? अक्रूवल बेसिस यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है। अक्रूवल बेसिस के साथ हमेशा प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म फॉलो करना पड़ता है। मैंने इसको माल बेचा, ये टोपी पहनता और टोपी पहनाता भी है। मैंने इसको माल बेचा और ये टोपी पहनता और टोपी पहनाता भी है। ये माल लेके चला जाता, पैसा नहीं देता, और उसका हिस्ट्री ऐसा, सर आप माल क्यों बेचे? अरे बिजनेस है यार, कभी कभी करना पड़ता है। वो 10 रुपए का माल का 25 रुपए दे रहा है, जो नॉर्मली 10 में लेके जाते हैं 25 दे रहा है। बोला सर आप फंस गए, वो ज्यादा क्यों दे रहा है पता है? क्योंकि वो देगा ही नहीं। अब मैंने इसको माल बेचा, जब बेचा ना तो मेरे दिमाग में भी था शायद पैसा फ्यूचर में ना आए, तो क्या अक्रूवल बेसिस के हिसाब से इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे? अक्रूवल यूज करते समय हमेशा कंजर्वेटिव रहेंगे। कैश बेसिस में ना ऑलरेडी हम कंजर्वेटिव है, क्योंकि जब माल बेचेंगे तब इनकम नहीं लिखेंगे, जब पैसा आएगा तब इनकम लिखेंगे। तो जिस दिन ये 25 रुपया पकड़ा के चला जाएगा उसी दिन इनकम लिखेंगे, तो वहां पे तो ऑलरेडी हम कंजर्वेटिव है। सर नहीं आया तो नुकसान। मान लो वो स्टॉक बांट दिया गरीब को, मान लो वो स्टॉक बांट दिया गरीब को, वो नुकसान हो गया, वो अब तुम्हारे घर में पैसा आने वाला नहीं है।
कैश बेसिस बोलता है इनकम को रिकॉर्ड करो जब घर पे पैसा आए। हाइब्रिड बेसिस पता है क्या बोलता है? हाइब्रिड इनकम के लिए बोलता है इनकम जब पैसा आए तब रिकॉर्ड करो, जब पैसा आए तब रिकॉर्ड करो। जनरली प्रोफेशन वाले लोग हाइब्रिड बेसिस कैश बेसिस फॉलो करते हैं, अदरवाइज 99.999999% आपको हमेशा अक्रूवल बेसिस ही दिखाई देगा। मैं बस एक चीज नहीं सिखाना चाहता हूं, अक्रूवल बेसिस यूज करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट अक्रूवल यूज करते समय कंजर्वेटिव रहना बहुत जरूरी है। मिस्त्री वाले एग्जाम्पल में उसने एक्स्ट्रा काम किया है, उसका एक्स्ट्रा पैसा बनता है, बट ये पैसा तभी इनकम लिखना जब सामने वाला उसको मान जाए, अदरवाइज इनकम लिखने का दरकार। अगर वर्क का स्कोप बड़ा है, आप सामने वाले को इंटीमेट करो, अगर वो भी बोला हाँ ठीक है देंगे, तो तुम इनकम लिखना शुरू करो, जैसे जैसे तुम काम करोगे कोई प्रॉब्लम। बट अगर वो उसको हाँ ही नहीं बोला, तुम काम कर दिए, बाद में बोला पैसा नहीं देंगे तो हम तोड़ फोड़ कर देंगे, वो सब करते रहो। लीगल राइट, तुम कोर्ट में जाओगे, बोलोगे मालिक बोले थे एक्स्ट्रा काम करने पैसा नहीं दे रहे हैं, बोला एक्स्ट्रा काम करने के लिए तुम ऐसा तुमको बोल दिए थे, बोला नहीं नहीं बोले हमको लगा मालिक दे देंगे, अच्छे आदमी है, बोला नहीं, अच्छे आदमी तब तक है जब तक पैसा नहीं देना हो, पैसा का बात ना हो। जैसे ही पैसा का बात आएगा मालिक बोलेंगे नहीं हो बे ना। तो सुन, इनकम को रिकॉर्ड करने के 3 बेसिस है, अक्रूवल, कैश, हाइब्रिड। अक्रूवल बोलता है इनकम तब रिकॉर्ड करो जब राइट टू रिसीव आए। कैश और हाइब्रिड तब बोलता है जब आपके पास कैश आए तभी इनकम लिखना। कौन सा प्रूडेंट, ज्यादा प्रूडेंट है? कैश, हाइब्रिड। तो सर फिर यही फॉलो करना चाहिए ना? नहीं, ये फॉलो करने का खुद का प्रॉब्लम है, कल बताऊंगा, लास्ट क्लास में बताऊंगा। कैश और हाइब्रिड फॉलो करने का खुद का प्रॉब्लम है। वो खुद का क्या प्रॉब्लम है? खर्चा इस साल दिखा देंगे, इनकम नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे, या इनकम इस साल दिखा देंगे, खर्चा नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे। वो सब जो मैचिंग का प्रॉब्लम होता है ना, मैचिंग का प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम होता है जब आप कैश और हाइब्रिड फॉलो करते हो। इसीलिए जनरली 99.99% क्या हमेशा फॉलो होगा? अक्रूवल। सर एक बात बताओ ना, हम चाहे तो कैश फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, बस कंपनी में मनाही है। कंपनी में जो कंपनीज एक्ट है ना, वो सेक्शन 128 129 में लिख दिया अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना है। अब जब एक्ट लिख दिया तो हम चाह के भी कुछ कर, बट प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में आप कैश बेसिस मजे से फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए, ये छोटा छोटा बात आपको क्लियर है? तो इनकम, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस विच डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन इज एन इनकम। इनकम जनरली कहां से आता है? बिजनेस के एसेट्स के रिसोर्सेस को यूज करके, एसेट्स रिसोर्सेस को यूज करके जो आप जनरेट करते हो। इनकम का अकाउंटिंग टेक्निक, जब इनकम रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट, कोई कारण से कम करना है तो डेबिट। इनकम रिकॉर्ड कब करते हैं सर? 2 बेसिस है, एक अक्रूवल और एक कैश एंड हाइब्रिड। अक्रूवल बेसिस बोलता है रिकॉर्ड करो जब राइट टू रिसीव आ जाए, कैश एंड हाइब्रिड बेसिस बोलता है इनकम रिकॉर्ड करो जब पैसा आ जाए। कैश एंड हाइब्रिड आर मोर कंजर्वेटिव, अक्रूवल इज थोड़ा लेस कंजर्वेटिव। तो सर बहुत जन को ऐसा प्रॉब्लम होता है, सर अक्रूवल फॉलो करने से क्या कंजर्वेटिज्म को आपने लात नहीं मार दी एक तरीके से? मैं बोला नहीं, क्योंकि अक्रूवल के साथ हमेशा मैं कंजर्वेटिज्म को यूज करता हूं। तुम लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं, मजेदार एग्जाम्पल है, ये तुम AS9 में भी सीखोगे, बचपन में शायद दिया था तुमको, वापस दे रहा हूं, सुनना। मेरा एक स्टेशनरी शॉप है, ठीक, मेरी बहन घर आई हुई है। मैं ये एग्जाम्पल सुनो, ये एग्जाम्पल से बहुत क्लियर रहता है कि अक्रूवल के साथ कंजर्वेटिज्म क्यों जरूरी है। बहन घर आई हुई है, बहन के 2 बच्चे हैं, मतलब मैं उनका लग गया मामा। अब जब नानी बाड़ी बच्चे लोग आते हैं तो खर्चा करना पड़ता है, आप भी जाते हैं तो आपके नानी मामा लोग खर्चा करते हैं कि नहीं करते? बहुत करते हैं सर, बहुत मजा आता है नानी बाड़ी में, अलग ही स्वैग होता है हम लोग का वहां पे। अब तो बंद हो गया भैया, नहीं तो हम लोग भी बहुत मजा करते थे। अब नानी बाड़ी में जाते हैं, सब बड़ा हो गया, कोई खेलने वाला ही नहीं मिलता है, बोर हो जाते हैं, वक्त साला छोड़ जा रहे हैं। सुन, हाँ मेरे को बुलाते समय हम जाता कहीं नहीं। कल जैसे कल एक घर के प्रोग्राम में हम चला गया, हमको इतना ताना मारा गया, मतलब हम सोचे हम आए क्यों? बोला तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है। ठीक है, नहीं वो नहीं होता, वी नीड खाना टू पेट भरिंग, नॉट ताना। ताना तो इधर से सुनते इधर निकाल, कान हमेशा साफ रखते,
चला इससे निकलना चाहिए, शक करके बाहर से इधर बट खाना फ्लोस फ्रॉम अप टू डाउन, ताना फ्लोस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सुनो छोड़ो, क्या तुम लोग गंदा गंदा बात करते हैं। इतना ताना मारे हैं वो लोग। पहले गए मामी जी को प्रणाम किए, अरे तुम तो दिखता ही नहीं है। फिर मासी जी हम 4 दिन से आ गए, तुम्हारे पास आने का टाइम नहीं है, तुमको इतना क्या चीज का काम है, सब काम करता है, तुम्हारे ही अकेले ज्यादा है क्या? इतना क्या कमा रहा है जो दिन भर दिखता ही नहीं है? अंड शंड जो मिला है ना। और हाँ, अरे मतलब नहीं दिख रहे, मतलब हम कोई प्रोग्राम में नहीं जाते। एक्चुअली वो लोग सुबह आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे घर आए नाश्ता करने के लिए, 9 साढ़े 9 बजे फिर निकल गए, हम तब तक फाइनल का क्लास ले रहे हैं। फिर जैसे ही हम निकला, हम नाश्ता करके सीधा सेंटर के लिए निकल गया। फिर यहां से हम 6 बजे 6:30 बजे घर पहुंचा, फिर 8 बजे से मेरा फाइनल का क्लास। तो चाहे वो डिनर में आए, चाहे वो लंच में आए, चाहे वो ब्रेकफास्ट में आए, मेरे को तो देख ही नहीं पाएंगे। तो वो बोल रहे तुम रहता कहाँ है? हम बोला बस अभी अभी थोड़ा सा चाप चल रहा है जीवन में। ससुराल में तो ऐसा है ना दीदी, मतलब हम जाते ही नहीं है। आई वेरी, मतलब बहुत कम मैं कहीं पे भी जाने का मेरा प्लान होता है, क्योंकि मंडे टू संडे इज विथ यू ऑल। सैटरडे तक तो तुम लोग रहता ही है, संडे को भी 2 क्लास रहता ही है, फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज है वो सब सल्टाओ। यही मेरा, यही घर, यही ससुराल, सब यही है। खातिरदारी हम खुद ही अपना कर लेते हैं। कुछ खाना होता है तो सोचते नहीं है, इट विल बी ऑन द टेबल इन 10 मिनट्स। किसको? वो लोग, उन लोग का प्रॉब्लम है ना, हम लोग क्यों है? तुम इतना बड़ा हो गया क्या भाई? अलग डायलॉग है भाई। तुम एक बार बोल दो सेंटर आ जाइए मिलने, ओ इतना बड़ा हो गया कि हम तुमसे मिलने आएंगे। वो घर से बाहर निकलवा देंगे हमको। मम्मी को बोलेंगे तेरा बेटा बोल रहा अपॉइंटमेंट लेके मिलिए। मम्मी फिर अलग ताना जो देगी ना, मम्मी का ताना बहुत डेंजरस होता है। और मम्मी इतनी इमोशनल कभी कभी, तुम लोग को तो हम लोग का पता ही नहीं है। अरे मम्मी सब पता है। नहीं नहीं कैसे पता है बताओ? जीवन भर खटे तुम लोग के लिए, अब तुम लोग, अरे मम्मी ये सब क्या हो रहा है? हम बोले मम्मी बीवी कम है क्या जो तुम इमोशनल अत्याचार कर रही हो? ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे हैं। तो और एक्चुअली क्या होता है ना, इमोशनल समझाना, एक सेकंड तुमको हंसी भी आ जाएगा यार, ये अचानक से क्या हो रहा है यार। और कभी कभी हंसी भी आ जाता है, और फिर मम्मी को देख रहे हैं तो मम्मी गुस्सा भी है। वो फिर वो 3 इडियट्स वाला वो सीन याद आ जाता है, जो उसकी मम्मी बैठ के अपना देती है ना ज्ञान। बाबा इमोशनल सीन। हाँ, दोस्त को संभाले या खाना खा। पनीर पे ही कॉन्सेंट्रेट करो। क्या अच्छी, वो बेलन नहीं था, वो बालन था। चलिए छोड़िए। तो डन डन डन, आज अपने यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि तुम लोग का इसके बाद क्लास आज है ना, लॉ का क्लास। लॉ का है, जिसका जिसका होता है उसका है। डन। कल 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 किसका किसका क्लास है बोलो? कॉस्ट एंड टैक्स कल दोनों का क्लास रहेगा। हाँ डन, चलो। ए तुम लोग क्या है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? हम भी रेसिडेंट है वैसे। 365 में 365 दिन इंडिया में, कोई 10-12 दिन बाहर जाते हैं। कितना दिन बाहर, कितना दिन इंडिया में रहना होता है? 182 दिन है ना, पहला कंडीशन तो 182 दिन है। चलो बाय बाय।